खरीद सकते हो। और आपके जीवन का ये जो स्वर्णिम समय जो टिक टिक घड़ी करके निकला जा रहा है, जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जाएंगे आपके ऊपर चैलेंजिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, आप पे जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी। आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपका राष्ट्र आपको मसीहा के रूप में देख रहा है। और आप ही एक ऐसी ज्योति हो जो अपने अंदर उजाला करके संसार के गिरते हुए व्यक्तियों को, परेशान युवाओं को, नशे की गिरफ्त में आए हुए युवाओं को, फैशन करती हुई बेटियों को, और जो समाज को उठाने का जो दायित्व है आपके कंधों पर है। जैसे शरीर में आत्मा है तो जीवन है, और शरीर में से आत्मा निकल गई तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार यदि राष्ट्र में भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति नहीं होगी राष्ट्र में, तो फिर किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होगा। भारतीय संस्कृति का होना बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति हमारी प्राण है, और जीवन को यदि कोई ऊंचा उठाकर लेकर जाएगा तो शिक्षा कभी नहीं ले जा सकती। लेकिन शिक्षा के साथ में विद्या, जीवन जीने की कला, संस्कार, अध्यात्म, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान समय में हमने शिक्षा को सब कुछ मान बैठे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को सब कुछ मान बैठे हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा पर पड़ा हुआ युवा, वह बाहर से तो दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन वह ऐसा खोखला है जिस पेड़ की जड़ें गहरी नहीं जाती हैं, वो आंधी और तूफान में पेड़ गिर जाया करते हैं। तो आज की यह जो हमारी चर्चा परिचर्चा का विषय है, इस चर्चा परिचर्चा में हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी बहनें आपके बीच में आई हुई है, हमारे गायत्री परिवार के भाई लोग आए हुए हैं, और ये कोशिश करने के लिए आए हैं कि आपके अंदर की शक्ति का जागरण हो जाए। ऐसी शक्ति जिससे दूसरों का जीवन अपने आप ऊंचाई के रास्ते पर चलने लगे, अपना जीवन नहीं, दूसरों का जीवन। तो उम्मीद यही है आपसे कि आप लोग थोड़ा सा हमको कोऑपरेट करेंगे और हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, आपसी सभी बातों को बंद करेंगे। एक दूसरे के पास में बैठकर मोबाइल देखना, थोड़ा इसको रोक लगाएंगे तो फिर आगे की बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि आप लोग क्लासरूम में यहाँ पर बैठे हुए हैं, शरीर से तो आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपका मन, आपका ध्यान यदि यहाँ पर नहीं है तो फिर आपका बैठना और हमारा बताना दोनों घर से चला जाएगा। इसके लिए आप सब लोग कमर सीधी करके बैठे, आपसी बातचीत न करें। बैठने में कोई असुविधा हो तो आगे आकर बैठे या पीछे सरक कर बैठ जाएं। लेकिन आज आपके जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। एक साधारण सा वानर था, और उसको जब एहसास कराया गया उसकी शक्ति का, तो उसने हनुमान का रूप ले लिया। और जब वह हनुमान बना तो उसने ऐसा कुछ कर गए कि पूरी दुनिया देखती रह गई। तो आप भी एक शक्तिशाली हैं। किसी विचारक ने कहा है
अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगेंगे तो फिर आप अपने समय का नियोजन करने लगेंगे। आप सब लोगों ने एम्बुलेंस देखी होगी और जब रास्ते से एम्बुलेंस जाती है साए साए करते हुए, तो जो व्यक्ति उसमें सोया हुआ रहता है वह एक युद्ध लड़ता है, एक लड़ाई लड़ता है और उसकी कीमती सांसें अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचते हुए यदि उसको टाटा बाय बाय कर देती है तो उसका जीवन नहीं बचता है। आप अनमोल हो साथियों, एक एक बेटा एक एक बेटी अनमोल है, लेकिन उस अनमोल की कीमत कब समझ पाओगे? जब आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को समझोगे। किसी दूसरे को जानना बहुत सरल है, किसी दूसरे को जीतना बहुत सरल है, लेकिन अपने आप को जीतना, अपने आप को देखना, अपने आप का चिंतन करना, अपने माँ और पिताजी के विषय में सोचना, परिवार के विषय में सोचना, ये कठिन प्रोसेस है। और ये कब सोच पाएंगे? जब आप जीवन में गंभीर होंगे, जब आप छोटे छोटे काम गंभीरता से करने लगेंगे तो बड़े बड़े काम आपकी झोली में आसानी से आ जाएंगे। जब आप जीवन जीने की कला के सूत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर आपके जीवन में, आपके अंदर जो शक्ति है वो निखरती चली जाएगी और आप मेरिट में आना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर, वकील, पायलट बनना, ये सब मामूली सी चीज रहेगी। आप आसानी से बन पाएंगे। कब बन पाएंगे? जब आप शिक्षा के साथ में विद्या, संस्कार, जीवन जीने की कला, अध्यात्म को गहराई से जान पाएंगे। तो आइए आज की बात हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी लोग कमर सीधी करें, हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं। और अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं बचे जो आपको एक बात बार बार कहना पड़े। बुद्धिमान तो वही है जो इशारे से समझ जाता है, और नहीं तो फिर रास्ते पर खड़ी हुई भैंस, रास्ते पर खड़ा हुआ हेला, बैल, जिसके सामने कितना भी हॉर्न बजा दो वो हटती नहीं है, वो हटता नहीं है। तो इशारा केवल काफी है। आज से एक खेल के माध्यम से आज का क्रम प्रारंभ करेंगे। अभी आपके सामने हम एक कहानी सुना रहे हैं और उस कहानी को सुनकर आपसे फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा और उससे आपकी उपस्थिति दर्ज होगी कि आप शरीर से बैठे हैं कि मन से बैठे हैं। आपके शरीर की इंद्रियां काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आपका शरीर अमूल्य है, लेकिन उस अमूल्य शरीर का आप कैसे सदुपयोग कर रहे हैं। देखिए, हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और न आपको कोई बड़ा ज्ञान दे पाएंगे, लेकिन हम आपके जीवन में एक ऐसी प्रकाश की किरण, ऐसा उजाला देने आए हैं जिस उजाले के सहारे आप अपने आने वाला भविष्य अपना ही नहीं, समाज का, राष्ट्र का, देश का शानदार बना पाएंगे यदि उस सूरज की किरण को आप ले पाए तो। और नहीं तो क्लास तो खत्म होना है, हमने भी अगले कॉलेज में जाना है, आपने भी इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है, या इस कान से सुनकर मुंह से निकाल देना है, या इस कान से सुनकर आप कितना हृदय में उतार पाएंगे, ये कीमती चीज है। समय तो आपका भी लग रहा है, हमारा भी लग रहा है। चलिए बात को शुरू करेंगे। लक्ष्मीबाई जो 23 साल जिंदा रही और 23 साल जिंदा रहकर हजारों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। रानी लक्ष्मीबाई का पति मर गया, लेकिन वह छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधकर अपनी भारी तलवार लेकर
और ऊंचे घोड़े पर बैठकर हिम्मत के साथ में हजारों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाते समय हमने कुछ उंगलियां आपके सामने बताई। उन उंगलियों का जोड़ आप में से कोई भी खड़ा होकर बता दो। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाते समय जितनी उंगली हमने बताई, आपस में बातचीत ना करेंगे तो कार्यक्रम में बड़ा आनंद आएगा। आप जितनी बातचीत करेंगे उतना व्यवधान पैदा होगा, आपकी ऊर्जा। आप बताइए साहब पीछे से। 2 उंगलियां आप बताइए साहब। 10 उंगली बताई। जितनी भी उंगली बताई उसका जोड़ मुझे चाहिए। बैठ जाइए साहब। और बताइए। 4 उंगली दिखाएं। 4 उंगली बताए साहब। और बताइए। हाँ 10 खड़े होके बोलिए। जो 10 बोल रहे हैं खड़े रह के बोलिए। 10 बहुत बढ़िया। और बताइए। चलिए बोलिए भारत माता की। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि बात मत कीजिए। मैं आपसे निवेदन कह रहा हूं कि हम एक सूरज की किरण देने आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप दुनिया के मसीहा हैं। आपकी मां ने, आपके पिताजी ने कुछ उम्मीद से आपको बड़ा किया है। समाज आपको मसीहा के रूप में देख रहा है, लेकिन आप सब लोग बैठे, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इतने बड़े कॉलेज में मेरे से एक छोटे से प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका आई कांटेक्ट आपके माइंड से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत बड़े विषय को लेकर आ रहा हूं मैं। यदि आपकी आंखें, आपके कान, आपकी इंद्रियां मस्तिष्क से जुड़ी हुई है तो फिर आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। हम दिखने में छोटे छोटे लोग आपके यहाँ हैं, लेकिन बड़ी बड़ी आईएएस की कोचिंग में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर हम 40 मिनट का पैकेज देते हैं, जिसमें हमको लगभग 25,000, 30,000, 50,000 रुपए हमको मिलते हैं। और हम केवल जीवन जीने की कला की बात करते हैं। कैसे जीभ साफ की जाती है, कैसे ब्रश किया जाता है, कैसे 32 फुट आंख को खाली किया जाता है, कैसे माइंड को शार्प किया जाता है, क्या खाएं कि माइंड तेज हो जाए, किस समय में पढ़ाई करें तो स्मृति में जाकर बैठ जाए, चित्त कहाँ होता है, मेमोरी कहाँ होती है, क्या पिए कि दिमाग तेज हो जाए। तो मेरा छोटा सा प्रश्न आपके सामने था और उसका जवाब आप लोग नहीं दे पाए, क्योंकि आपकी आंखें बराबर देख नहीं रही थी। और आंखें देख भी रही थी तो आंखों को देखा हुआ आप लंबे समय तक स्मृति में नहीं रख पाए, क्योंकि आपके मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें भरी हुई है। शांत और एकांत में आप बैठने की आदत आपकी नहीं है, मौन रहने की आदत आपकी नहीं है, अंदर देखकर चिंतन करने की आदत आपकी नहीं डेवलप हो रही है। आप बाहरी जीवन को देखकर, बाहरी सपने बनाकर कुछ करना चाहते हैं, अंदर वाले जीवन की आप कुछ तलाश नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी 5 उंगलियां, उसके बाद में बताई थी मैंने 5 और 4 कितनी हुई, फिर मैंने आपको 3 बताई थी, अब कितनी हुई, फिर मैंने आपको 2 बताई थी, कितनी हुई, फिर मैंने आपको 1 बताई थी, कितनी हुई। अब उस समय जवाब नहीं आया, और अब क्यों आया? क्योंकि आपकी आंखों के साथ में आपका मस्तिष्क काम करने लगा था। इसी प्रकार क्लासरूम में सर और मैडम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान रहता है कि उनकी हम खिल्ली कैसे उड़ाएं, उनकी नकल कैसे उड़ाएं, है ना। हम क्लास में आकर बैठते तो हैं, लेकिन सोच कर आते हैं कि आज हमने हमारी किसी दोस्त से या सहेली से रास्ते में क्या बात की, हमने मोबाइल और व्हाट्सएप पर कितनी चैटिंग की, हम जाकर किसको आइसक्रीम खिलाएंगे, किसको चाट पकौड़ी खिलाएंगे, इस ओर हमारा दिमाग लगा हुआ है। कैसे छुपकर
दुकान के पीछे कोई देखे नहीं और हम सिगरेट पी लेंगे। किसी शादी पार्टी में जाने का मौका मिलेंगे तो थोड़ी सी दवाई भी पी लेंगे। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार बहुत कीमती है। अध्यात्म बहुत कीमती है साथियों। अध्यात्म से जुड़ा था नरेंद्र नाम का बालक। अध्यात्म से जुड़ा थे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या देवी, सरोजिनी नायडू, ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन को एक प्रकाश स्तंभ बनाया। और जो प्रकाश स्तंभ अपने जीवन को नहीं बना पाए, दूसरी पीढ़ी उनको याद नहीं रखती है। जो अपने आप को प्रकाश स्तंभ बना पाते हैं, उन्हीं को युगों युगों तक याद रखा जाता है। तो आपसे एक छोटा सा ही निवेदन है कि आज आप लोग ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बेटियां आपको कुछ बात बोले। बेटियों की तलवार, जवान की तलवार की धार थोड़ी तेज है, लेकिन बेटी आपके लिए जो लेकर आई है वो एक खजाना लेकर आई है। आपके जीवन को प्रकाश स्तंभ बनाने के लिए, आपकी संपूर्ण समस्या को हल करने के लिए विचार क्रांति अभियान लेकर आई है। और ऐसी बेटियां आपके बीच में आई है जिनका परिचय हमारे आदरणीय बड़े भैया आपसे यही निवेदन कर रहे हैं साथियों। आपके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट है। आपका स्टीयरिंग जिस दिशा में घूमेगा, उस दिशा में आप लोगों का आने वाला समय बीतेगा। आपके अंदर एक मन है और ये मन रूपी खेत में आप जो बोएंगे वो फसल आएगी। आप बबूल के बीज बोएंगे तो बबूल के कांटे मिलेंगे। आप आम का बीज बोएंगे तो आम फल खाने को मिलेंगे। भटका हुआ है, वो भटका हुआ है। उस भटके हुए देवता को यदि आप ठीक कर पाओ तो आप ही भगवान हैं, आप ही देवियां हैं। काम पत्थर की मूर्तियों को पूजते रहेंगे। जब किसी घर की बेटी ही दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री बन जाएगी तो वो पत्थर की मूर्तियों को लोग पूजना और अंधविश्वास और सब कुरीतियां जड़ से खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही नहीं है, हमारे बीच में इंजीनियरिंग पास किए हुए 2-3 भाई भी आए हुए हैं। वो भी आपसे 2-2 मिनट की चर्चा करेंगे। तो हमारे गायत्री परिवार के जितने भी स्वयं सेवक आए, वे भी आपके बीच में आए हैं। उनकी भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करते हैं एक बार। अब हमारे बहनों के द्वारा एक संगीत दिया जा रहा है। आप सब लोग ध्यान पूर्वक उस संगीत के शब्दों को सुनने का प्रयास करना। वैसे ये जो उम्र होती है, ये मस्तानों की उम्र होती है। इसमें किसी की बात सुनना पसंद नहीं होता है। चाहे मम्मी कुछ टोके, चाहे पापा कुछ टोके, चाहे समाज वाले कुछ टोके, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन आजकल आज हमारे सामने जो युवा बैठे हैं ये बहुत अच्छे हैं। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, हमारे सामने जो युवा बैठे हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो ध्यान पूर्वक हमारी बात को सुनेंगे, अपने जीवन में भी उतारेंगे। इसी उम्मीद के साथ में हमारी बहनें गीत गा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। भारतीय संस्कृति की वेद माता गायत्री की। आइए सभी सावधान मुद्रा में बैठेंगे और गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। भाव करेंगे कि हम सबके अंदर जो प्राण है, हम सभी के अंदर अच्छाइयाँ है, हम सबके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, पावर है। हम उस पावर को और बढ़ाने के लिए, उस पावर को हम सही जगह लगाने के लिए अपने अंदर उस शक्ति को बार बार जगाने का भाव करें। और वही भाव आता है जब हमारे अंदर सद्बुद्धि होती है। तो आइए सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र, भगवान सविता सूर्य भगवान का मंत्र जो हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और हम सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भाव से हम सभी लोग गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में बोलें। ओम
धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए यहाँ से एक छोटा सा संगीत, एक क्रांतिकारी गीत गाया जा रहा है युवाओं के ऊपर। सभी युवा साथी बैठे हैं और भैया ने बहुत सारी बातें आपको बता दी है। कहने के लिए इतना कुछ बचा नहीं है। यदि आप उन बातों पर चिंतन मनन करोगे तो बहुत कुछ बन जाओगे। लेकिन युवा वायु की तरह होता है। युवा का उल्टा करके देखे तो वायु की तरह युवा गतिशील होता है। वायु हमेशा गति प्रदान करती है, वैसे युवाओं के अंदर भी शक्तियां होती है जो अपनी गति को यदि सही पहचान ले तो कुछ न कुछ कर सकते हैं। जीवन में आए हुए तूफानों से लड़कर इस संस्कृति, इस मातृभूमि के लिए कुछ बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं। तो आइए अपनी युवा शक्ति को जगाने के लिए एक छोटा सा संगीत सभी लोग साथ साथ में दोहराएंगे और गीत को गाने की कोशिश करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। बोले भारत माता की जय। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का, विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का, विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए रास्ते में, अरे फिर अटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए रास्ते में, अरे फिर अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। स्वर्ग भूपर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था। शान इसकी नहीं घटने देना कभी। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था। शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुना। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुना। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुना। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। बोलिए भारत माता की जय।
बोले भारत माता की। शांति से बैठ जा बच्चों। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आवाज बंद नहीं हो रही। अगर आपको अच्छा नहीं लगा निकल जाइए यहाँ का। आपका रहना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन शांत रहना जरूरी है। जिनको अच्छा ना लग रहा हो निकल जाए यहाँ से। 2 लोग रहेंगे ठीक रहेगा, इन मतलब के लोग रहेंगे। अनावश्यक भीड़ हम नहीं चाहते हैं। पता नहीं कौन सी डिसिप्लिन आप सबके अंदर की बिल्कुल शांत नहीं रहना जानते हैं। अभी जब एक्यूरेसी की बात की गई, आपके टैलेंट की बात की गई, आपका आईक्यू जब चेक किया गया तो सब फेल हो गए, फिर भी शर्म नहीं आई। एक मामूली आप विद्यालय में नाम लिखाया है, एडमिशन लिए हैं तो कुछ उद्देश्य लेकर के आए हैं। माँ बाप की कड़ी कमाई का आपका पैसा लग रहा है, आप इतना समय दे रहे हैं, तो उस समय का सदुपयोग करिए। कहां से चूके हो रही हैं, कहां से हम ढीले हैं कि अपने आप को जगा नहीं पा रहे हैं, कहां से ऐसी बात है कि हम वह लक्ष्य नहीं पा रहे जो हमें चाहिए था। उस लक्ष्य को पाने में कोई बाधक तत्व है तो आइए इस छोटी सी सेमिनार के माध्यम से संगठित समाधान से अपने आप को परख है कहां से चूक हो रही है। उन्हीं चूकों को जगाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हीं को बताने के लिए एक कन्याएं आपके बीच में आई है। ये जो टीम बैठी हुई है, इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है और आप जैसे तमाम विद्यालयों में जाकर के, बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर के इन्होंने अब तक लाखों की संख्या में लोगों को जागरूक किया है। इनके लाखों की संख्या फॉलोवर्स हैं जो रात दिन फोन पर इससे सहयोग मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं कि हम यहाँ अटके, हमारा रास्ता बताइए। ये मध्य प्रदेश खंडवा से निकली हुई लड़कियां, इनकी टीम जो शांतिपूर्ण से शिक्षा पा करके, ज्ञान पा करके, मार्गदर्शन पा करके देश के कोने कोने में जा रही है। इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया हुआ है। इन्होंने नशा के मामले में अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त कर दिया है। आपसे कहा जाए शांत रहने नहीं हो पाते हैं, कितने नशा इन्होंने छुड़ाया है, कितने पशुओं की बलि इन्होंने रोकी है, कितने लोगों को इन्होंने जगा करके एक शानदार इंसान बना दिया है। और आप जैसे लोगों को, उन किशोर वय के बच्चों को, उन नौजवान बच्चों को, उन नौजवान बच्चियों को जो अपने रास्ते से भटक रहे थे, भटकने वाले थे, उनको इन्होंने रोका है और सही दिशा दिखाई है। और आपके बीच में आए हैं, समय की कीमत समझिए। अभी हमें कई कॉलेज में जाना है और हम रात दिन चल रहे हैं, अलग अलग कॉलेजों में जगह ले रहे हैं, समय ले रहे हैं। आपके बीच में कुछ कहना चाहती हैं, इसे सुनिए। इन्होंने सैकड़ों लोग, मैंने जैसे कहा, लाखों लोग जगाया है। इनके साथ 24,000 कन्याओं की टीम है। वह टीम जैसे यहाँ इतनी संख्या में आई है, ऐसे आज देश के कोने कोने में करीब 100 जगहों पर इनकी टीम काम कर रही है। आप सोचिए, कल्पना करिए कितनी जगह पे लोग जागरूक किया जा रहा है। एक टीम यहाँ आई हुई है, इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। बस आपके बीच में हम समझ रहे हैं कि प्रबंधक जा गए क्या? प्रबंधक जी आ गए हैं, आप आएंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे और कार्यक्रम शुभारंभ होगा। और आपके बीच में उसके तुरंत बाद ये लड़कियां, ये कन्याएं जो दूर से आई हुई हैं और आपके बीच में कुछ साझा करने के लिए आई हैं, कुछ चिंतन, कुछ सद्विचार, कुछ आपके लिए मार्गदर्शन के टिप्स वह लेकर के आई हैं। उनका संदेश भी आपको सुनना है, इसलिए शांति बनाए रखें। और आइए सभी लोग जोरदार तालियों से अपने आइए दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हो। हमारे दिया प्रकोष्ठ के आकाश दिया है, आ जाइए, आप भी आ जाइए। स्वाहा, चलिए 2-3 लोग जला दीजिए। ओम श्री ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। थोड़ा सा अच्छा पुष्प कर दीजिए। पुष्प है, सरस्वती माता से चरण समर्पित कर दीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी दक्षिणे गर्भवासिनी गायत्री सर्वसामात्र ब्रह्मयोनिर् नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आ जाए अपने स्थान पर बैठ जाए सभी लोग। हमारे इन देव कन्याओं की टीम में एक कन्या आपके बीच में अपने विचार व्यक्त करेगी। आप को जागरूक करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आप कैसे सफल हो, आपका लक्ष्य क्या है, इसका बोध कराने के लिए हम ज्यादा समय ना लेकर के, कोई विलंब वैसे भी हो चुका है, हम सीधे अपने बेटे तन्नू के पास आना चाहते हैं। आए और अपने विचार व्यक्त करें। तन्नू जी। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। मेरा नाम तनु पाटीदार है और हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आप सब भाइयों और आप सब बहनों के बीच में आए हुए हैं। देखिए, हम लोग जब आपकी कॉलेज में आए होंगे तो आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि ये बहनें कहाँ से आई है, क्यों आई है। तो हम अखिल विश्व गायत्री परिवार और गायत्री परिवार का मेन उद्देश्य यही होता है कि युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ना, भारत माता से जोड़ना, भारत देश से जोड़ना। तो आइए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि आजकल हमारे जमाने में क्या हो रहा है। आजकल के युवा कहाँ भटक रहे हैं, आजकल की बेटियां कहाँ भटक रही है। जो हमें प्रेम भारतीय संस्कृति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और हम दूसरी चीजों से प्रेम कर रहे हैं। हमारी भारत माता, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के बहुत सारे वीर शहीद वीरांगनाएं जिन्होंने हमारे लिए उनका बलिदान दे दिया, हमारे लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। बहुत सारे ऐसे युवा हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे युवा हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी कि हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो भारतीय संस्कृति से प्रेम करे। लेकिन आजकल देखा जाए तो युवा पीढ़ी गलत रास्ते की ओर भटक रही है। भगत सिंह बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस बनना चाहिए, वो नहीं बन रही है, वह दूसरे रास्ते की ओर भटक रही है, फालतू चीजों में अपने टाइम को बर्बाद कर रही है और बहनें भी अपना समय को फालतू चीजों में बर्बाद कर रही है। अगर रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतिकाबाई, रानी अहिल्याबाई, ये सब अगर अपनी जान कुर्बान नहीं करते तो हम इस स्वतंत्र भारत देश में सांस नहीं ले पाते, हमारे भारत देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी हमें सब पता होने के बावजूद हम फालतू चीजों में अपने टाइम को बर्बाद करते जा रहे हैं। हमें जिन चीजों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए उन चीजों की ओर हम ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हैं। हम सब स्मार्ट बनना चाहते हैं और आजकल के जमाने में स्मार्ट का सिर्फ मतलब यही रह गया है कि सुंदर, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बना लेना, चेहरे को चमका लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, इससे कोई स्मार्ट नहीं बन जाता है। अगर स्मार्ट बनना है तो अपने गुणों से, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से स्मार्ट बनो। स्मार्ट तो एक फोन भी होता है, एक फोन स्मार्ट होता है, उसकी क्वालिटी सब उसके अंदर होती है, बाहर उसकी क्वालिटी नहीं होती। उसी प्रकार हमें भी अपने गुणों से, अपने व्यवहारों से, अपने विचारों से हमें स्मार्ट बनना है। तो हम आजकल के जमाने में स्मार्ट का सिर्फ मतलब यही समझ रहे हैं कि सुंदर दिखना। आपको स्मार्ट का फुल फॉर्म बताना चाहूंगी। एस मींस होता है स्पेसिफिक, एम मींस होता है मेजरेबल, एम मींस होता है अचीवेबल, आर मींस होता है रिलेवेंट एंड टी मींस होता है टाइम बाउंड। एक स्पष्टता के साथ बेटी होनी चाहिए, एक मापने योग्य बेटी होनी चाहिए, प्राप्त करने योग्य बेटी होनी चाहिए, उपयुक्त बेटी होनी चाहिए और एक समयबद्ध बेटी बेटा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ हम स्मार्ट का मतलब यही समझ रहे हैं कि सुंदर दिखना, तो इससे हमें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अगर स्मार्ट बनना है तो अपने विचारों से, अपने नेचर से स्मार्ट बनो। लेकिन हम आजकल ओवर स्मार्ट बनने जाते हैं जिससे हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप सबका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, कोई ना कोई गोल होगा, लेकिन कोई उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन्होंने उनके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उन्होंने सही चीजों में अपने समय को वेस्ट किया, और जो नहीं प्राप्त कर सकता है उन्होंने अपने फालतू समय को दूसरी चीजों में वेस्ट किया, जिससे अपने लक्ष्य तक नहीं प्राप्त कर सका। क्योंकि हमारे भारत देश की पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा
उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटों में कोई राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गया, तो कोई भारत देश की पहली शिक्षिका महिला बन गई, तो कोई कुछ बन गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी भी उधर ध्यान जा रहा है। अगर आपके सामने कोई बोल रहा है तो वो डिजर्व करता है कि आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही भटकता रहता है। उसी प्रकार हमारी लाइफ भी है, हमारा मन भी वैसा ही जो इधर उधर भटकता रहता है, फालतू चीजों में भटकता रहता है। एक मोबाइल आ गया है जिसमें भटकता रहता है। मोबाइल में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पर बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है। मोबाइल चलाना कोई बुरी चीज नहीं है, उसमें अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी होती है, लेकिन डिपेंड अपने ऊपर करता है कि उसे किस प्रकार से चलाना चाहिए। तो आज हमारी भारतीय संस्कृति पुकार रही है, हमारे युग की यही पुकार है कि हमें भारत देश के लिए कुछ करना है, भारतीय संस्कृति के लिए कुछ करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, मुश्किलें आती है, परेशानियां आती है। उन मुश्किलों से हम घबरा जाते हैं। हम बाहर से तो बहुत और स्मार्ट बनते हैं और दिखते भी हैं, लेकिन अंदर से हम खोखले होते हैं, अंदर से हम खोखले पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई भी संघर्ष आ जाता है तो उनका सामना करना हमारे से नहीं बनता है। उन संघर्षों से हम डर जाते हैं, हम डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, कमजोर रहते हैं। तो हमारे जीवन में संघर्ष आएंगे, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप विचारों से जुड़े, क्योंकि हमारे जीवन में अगर विचार आए तो हमारी जिंदगी उससे बन सकती है। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी है और उनमें बहुत सारे ऐसे विचार लिखे हैं जिनसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब्दुल कलाम जी, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वह भी एक छोटे से बच्चे थे। वो हमारी तरह स्कूल आया करते थे। तो क्या हुआ, एक बंद कमरे में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि कमरे में जितनी भी चीजें हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो वो रूम में बैठे हुए थे, स्टडी कर रहे थे। तूने फर्स्ट चीज देखी, छत। द रूफ सेज एम हाई। छत क्या कहती है? छत जिस प्रकार ऊपर की ओर होती है, उसी प्रकार हमें भी अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना एम ऊंचाई की ओर बनाना चाहिए। सेकंड चीज रूम में होते हैं फैन। द फैन सेज बी कूल। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ भी जाए तो उसमें अपने दिमाग को ठंडा रखें, ठंडे दिमाग से काम लें। लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई भी मुश्किल आ जाती है तो उसमें हम घबराते हैं। थर्ड चीज रूम में होती है विंडो। द विंडो से सी द वर्ल्ड। खिड़की क्या कहती है कि दुनिया को देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम सिर्फ हमारे कामों में व्यस्त रहते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति, भारत माता के बारे में जरा भी नहीं सोचते, हमारे भारत देश के लिए जरा भी नहीं सोचते हैं। फोर्थ चीज रूम में क्या होती है? कोई बता सकता है? फोर्थ चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉच। द वॉच सेज एवरी मिनट, एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हर पल, हर क्षण बहुत कीमती है, इसे वेस्ट मत करो, फालतू चीजों में वेस्ट मत करो। लेकिन हम उसी की ओर ध्यान केंद्रित करते जाते हैं जिनसे हमारा फालतू टाइम वेस्ट होता है। छठवीं चीज रूम में क्या होती है? डोर होता है, दरवाजा। द डोर से पुश हार्ड। दरवाजे को कैसे अपन धक्का देते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर हार्डनेस आए, संघर्ष आए, तो उनसे हमें लड़ना है, उन संघर्षों का हमें सामना करना है। सातवीं चीज रूम में क्या होती है? कैलेंडर। द कैलेंडर से, कैलेंडर क्या कहता है? अप टू डेट, हमेशा अपडेट रहो। कैलेंडर अपनी तारीख है, दिन पर दिन बदलता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपडेट रहना है, अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज बढ़ाना है और अपने भारत देश के लिए कुछ करना है, अपनी भारत माता के लिए कुछ करना है। और हमारे माता पिता, किसी के माता पिता बिजनेस करते होंगे, किसी के माता पिता जॉब करते होंगे और किसी के माता फार्मर होंगे, माता पिता खेती किसानी करते होंगे, और वो करते किसके लिए है? दिन रात हमारे लिए कमाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए, हमारी बच्ची कुछ बन जाए, लेकिन हम उनका सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। फालतू हंसी मजाक में अपनी जिंदगी को खराब करते रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आए, संघर्ष आए, मुश्किलें आए, परेशानियां आए,
तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी है, आप मोबाइल पर देख सकते हो और उनके विचारों से जुड़ सकते हो। क्योंकि हमारे जीवन में अगर विचार आए तो विचारों से हमारी जिंदगी बदल सकती है। जैसे अभी भैया ने बताया था कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। रियलाइज योर वर्थ एंड बिलीव दैट यू आर यूनिकली मेड बाय ऑलमाइटी इन द वर्ल्ड। हमें अपना मूल्य समझना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं, योग्यताएं हैं, लेकिन उन योग्यताओं को जानने की, पहचानने की जरूरत है। तो अपने आप को समझें, अपने आप को सही कार्यों में लगाएं, अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें कुछ सीखने के लिए मिले, जहां से हमारा भविष्य बनने जा रहा है, जहां से हमें कोई प्रेरणा मिले। हम आजकल अपने आइडल किसको मान रहे हैं? आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, शाहरुख खान, इन्हें ही अपने आइडल मान रहे हैं, इनके जैसे बनना चाहते हैं। लेकिन आप लोग बताइए, इन्होंने कभी कोई स्कूल कॉलेज खोली है क्या? कोई हॉस्पिटल खोला है क्या? लेकिन फिर भी हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। अगर बनना है तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतिकाबाई, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल जी, इनके जैसे बनो। लेकिन अपने प्रेरणा स्रोत हम और किसी को मानते हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन है, सभी बहनों से निवेदन है कि अपने आइडल ऐसी किसी नारी को या किसी वीर शहीद को बनाए जिनसे हमें प्रेरणा लेने के लिए मिले, जिनसे हमारा भविष्य बनने जा रहा है। लास्ट में आपको एक विचार देना चाहूंगी कि विपरीत परिस्थितियों में जो धैर्य, साहस और ईमान स्थिर रख सके वही सच्चा सूरवीर है। वन हू मेंटेन्स हिज ऑनेस्टी, करेज एंड पेशेंस इवन एडversity is truly a brave person। अगर आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आए तो उसमें आपको धैर्य, साहस और ईमान स्थिर रखना है, तभी आप भारत देश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कुछ कर सकते हो। तो सभी से मेरा इतना ही निवेदन था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया तन्नो को। आपको बता दूं, आप फार्मेसी महाविद्यालय में यही लड़की अभी बीकॉम कर रही, सेकंड ईयर की छात्रा है। फराटेदार इंग्लिश और फराटेदार हिंदी और संस्कृत की श्लोक बोल सकती है, बोलती है। आपने सुना भी प्रमाण की क्या जरूरत है। और घर के सारे काम करने से लेकर के साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, कार चलाने से लेकर के लाठी चलाना, लाठी सिखाना भी काम करती है। ये कन्याओं को, लड़कियों सशक्त बनाती है और घुड़सवारी भी करती है, तलवार भी चलाती है लड़की, और जिसको सीखना हो सिखा भी सकती है और सिखाती है। और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है। और अपने जन्मदिन पर ये केक सिर्फ नहीं काटती है, और केक तो काटती नहीं है, दीपक बुझाती नहीं है, मोमबत्ती बुझाती नहीं, दीपक जलाती है। और अपने स्कॉलरशिप के पैसे से, ट्यूशन से कमाए हुए पैसे से गरीब बच्चों को, असहाय लोगों को ठंडी में स्वेटर, टोपी और जाने कैसे कीमती सामान देती है। अभी इस साल इसने 500 बच्चों को टोपी बांटा है अपने जन्मदिन पर। कोई इसमें से है ऐसा जितना महान काम कर सकता है? उन लोगों की पीड़ा इसके अंदर है, समाज की संवेदना इसके अंदर है। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली कन्या आपके बीच वही बोल रही थी, दहाड़ रही थी, सिर्फ इसलिए कि आप इसे कुछ सीखें और अपने आप को भी कभी माइक थामने की हिम्मत पैदा कर सके। है कोई जो माइक थाम सके? यहाँ आएगा कोई? अच्छे खिड़कियां बन जाती है क्यों सर, जब माइक थामना पड़ता है। इसलिए शांति से सुने। हमारे अगले क्रम में हम निवेदन करेंगे कि हमारे 24,000 कन्याओं की जो टीम की लीडर हैं, हमारे बीच पूर्णिमा जी उपस्थित हैं। उनमें से इनकी एक टीम की सदस्य अभी तन्नू जी ने आपको कहा, कुछ सुनाया। अब पूर्णिमा जी से हम अपना जीवन कैसे संवारें, अपने जीवन देवता को कैसे जगाएं, अपना लक्ष्य हम कैसे पाएं और इस भारतीय संस्कृति को कैसे संवारें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, कैसे करें, और हम आज की वर्तमान चुनौतियों से कैसे जूझें और कैसे उससे निपटें, कैसे उससे समाधान पाएं, इसके लिए निवेदन करेंगे। हमारी बिटिया बोली भारत माता की जय। देखिए, आप सभी ने बहुत सारी बातें सुनी, और जो बातें सुनी वो हमारे ये बातें ऐसी नहीं थी जो हमारे काम की नहीं थी, सबके लिए काम की थी। और ये बातें इसीलिए बोली भी गई कि हम सबको जागना है,
जागरूक बनना है। आप सब भाई पढ़ाई कर रहे हैं, बहनें भी पढ़ाई कर रही है, अपने जीवन लक्ष्य की ओर सब बढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में हम सब जो जितनी हमारी बहन ने आपको जिन चीजों के बारे में, जिन बातों के बारे में बताया और जिस पर आपको आपका ध्यान ले जाने की कोशिश की, ये सब हम तब कर सकते हैं जब हमारे जीवन में हम अपने जीवन को जागृत बना सकते हैं। भाइयों बहनों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है और आप सब भी बहुत ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, आप सब नॉलेज आप सबको भी होगा। जो बातें बताई ये सबको आपको पता है कि सही और गलत क्या है। हर इंसान को पता होता है कि सही और गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम गलत की ओर भागते हैं, नेगेटिविटी की ओर भागते हैं, पॉजिटिविटी की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि दिखने के लिए हम तो एक होते हैं। अभी मुझे देख रहे हैं आप सभी लोग, मैं दो तो नहीं हूं ना, एक ही हूं ना, एक हूं, लेकिन मेरे अंदर दो है। यदि मैं रास्ते से चल रही हूं और किसी का पर्स गिरा है, उसमें 1000 रुपए रखे हैं, तो मेरे अंदर से एक मन कहेगा कि उठा ले, कोई देख नहीं रहा है, और एक दूसरा एक और होता है जो कहता है कि मत उठाए, बेईमानी है। समझ है कि एक प्रेरित कर रहा है कि मत उठाए, गलत है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि उठा ले, ये सही है, कोई देख नहीं रहा है, तेरे काम में आ जाएंगे, पढ़ाई में पुस्तकें खरीद लेना, ये कर लेना, अपने शौक पूरे कर लेना। लेकिन यदि जो अपना उस पहले वाले मन की सुन लेता है कि उठा ले, तो वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकता, वो मन हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है। लेकिन जो दूसरा हमें कहता है कि मत उठाए, गलत है, ये नहीं करना है तुम्हें, वो होती है हमारी आत्मा, जो हमें कहती है कि ये गलत है, तुमको सही रास्ते की ओर चलना है। तो हम दिखने के लिए एक होते हैं, लेकिन हमारे अंदर दो होते हैं, एक आत्मा होती है, एक मन होता है। हमें अपनी आत्मा की सुननी है। हमारा मन जब कहे कि ये गलत चीजों की ओर प्रेरित करे, उस समय अपने मन पर लगाम लगा लेनी चाहिए। बातचीत नहीं करेंगे, बीच में भाई बातचीत कर रहे, बातचीत करोगे तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी भी खराब होती है, एनर्जी पावर नहीं बनता है। बोलने के लिए आसान नहीं होता किसी के सामने, लेकिन आपके सामने हम कोई बात बता रहे तो कोई हम आपको दूसरी बात नहीं बता रहे, आपके हित की बात बता रहे, आपकी बहनें हैं हम लोग। तो जो हमारी आत्मा कहती है उस आत्मा की सुने, और मन जो होता है ना, वो कुत्ते की पूंछ की तरह होता है, जितना मोड़ो, जितना सीधा करो, उतना मुड़ जाता है। लेकिन उस मन को, उस एक घोड़ा होता है जिस पर लगाम लगाई जाती है, यदि घोड़े पर लगाम नहीं लगाई जाए तो वो सवार को फेंक सकता है, लेकिन उस पर लगाम लगाते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने सामने रास्ते की ओर चले। इसी प्रकार हमें अपने मन को, जो मन हमें फालतू की चीजों में भटकाव की ओर ले जाता है ना, उस मन पर हमें भी लगाम लगानी चाहिए। और लगाम किस चीज की लगानी चाहिए? लगाम लगानी चाहिए अच्छी संगति की, लगाम लगानी चाहिए अच्छी पुस्तकें पढ़ने की, अच्छी बातें सुनने की। लगाम लगाओ, सेवा के कार्य करो। ये उम्र है कुछ करने की, आप सोचोगे कि 50 साल के बाद तो यही करना है, पीले कपड़े पहनना है, साधु संत बनना है, घूमना फिरना है। अरे भाई, जब भगवान के पास फूल चढ़ाते हैं ना, तो बासी फूल कोई नहीं चढ़ाता, ताजा चढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जीवन को शानदार बनाने के लिए, अपनी सफलता को हासिल करने के लिए यही उम्र होती है, 13 साल से लगाकर 30 साल की उम्र तक। इसी उम्र में जो करना चाहते वो कर लोगे, बाद में तो फिर जिंदगी करना ही है। लेकिन अभी जो हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हमारा टारगेट, आप सबका टारगेट होगा कुछ ना कुछ, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का टीचर बनने का, करो उसको पूरा। ये भौतिक टारगेट है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक टारगेट है ना, वो हमारा है कि एक नेक इंसान। पहले ही भैया ने बता दिया था, एक नेक इंसान बनो, क्योंकि आज हमारे देश को, आज हर व्यक्ति को कोई हिम्मत वाला व्यक्ति मिल नहीं रहा है। देखने के लिए तो धन दौलत वाले हर व्यक्ति है, लेकिन किसी को के दुख में साथ देने वाले व्यक्ति कम है। किसी के कंधे पर हाथ रखकर उसको हिम्मत देने वाले लोग कम है। इच्छा शक्ति से भरे स्वर देने वाले व्यक्ति कम है। उन्हीं की आवश्यकता है हमारे समाज को, उन्हीं की आवश्यकता है हर इंसान को। आज के युवाओं के ऊपर देखे, आज युवा बहनों के ऊपर देखे, हर इंसान को देखे, हर इंसान के चेहरे पर टेंशन की लकीरें दिखती है। हर व्यक्ति को देखे तो उसके अंदर टेंशन चलता ही रहता है, वो टेंशन से ग्रसित है। ये टेंशन आया कहाँ से हमारे अंदर? पहले के जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे खुद के दादा लोग थे, परदादा लोग थे, उनके चेहरे पर टेंशन नहीं होती थी। क्यों? ना उनके पास सुख होता था, ना सुविधा होती थी। सुख सुविधाएं नहीं थी, संघर्ष था उनके जीवन में, संघर्षों के साथ जिंदगी को जीते थे। लेकिन उनके पास थी एक असली दौलत, वो थी उनके पास हिम्मत और आत्मीयता, करुणा।
उनके पास थी संवेदना, उनके पास थी प्रेम को बांटने की शक्ति, जो हमारे अंदर नहीं है। हमारी बहन ने कहा कि हम सामने से दिखने के लिए तो चेहरे से हमारा चेहरा चमक रहा है, लेकिन अंदर से हमारा जो व्यक्तित्व है ना, वो खोखला हो चुका है। तो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपने अंदर की दुनिया में झांक कर देखिए कि हम क्या है, अच्छे भी है, बुरे भी है, लेकिन अपनी बुराइयों को, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को भर लीजिए। और ऐसे व्यक्ति बन जाइए जो आपसे कहीं बच्चे, आपसे कहीं बेटियों को प्रेरणा मिले, भाइयों से कहीं भाइयों को प्रेरणा मिले। आज हमारे देश के युवा नशे में भटक रहे हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, छुप कर शराब पीते हैं। सिगरेट पीना एक शौक हो चुका है युवाओं का, दारू पीना, शराब पीना उनका शौक हो चुका है। जब तक शराब नहीं पिएंगे तो हम मॉडर्न जमाने में कैसे जिएंगे? अरे भाई, जो शराब तुम पी रहे हो वो तुम्हारे शरीर को खोखला कर रही है, तुम्हारे मन को खोखला कर रही है, तुम्हारे दिमाग को भ्रष्ट कर रही है, जिससे तुम्हारे कारण हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। भारतीय संस्कृति भी रोती होगी। गणतंत्र दिवस आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, हम स्टेटस लगाते हैं भगत सिंह के, मंगल पांडे के, शहीदों के, और कहते हैं हमारा भारत देश महान है। बोलने से भारत महान नहीं होता, करने से होता है। भगत सिंह यही बोलता तो देश महान नहीं बनता। भगत सिंह ने अपनी 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गया था। एक लौता बेटा था, एक लौता बेटा, इस जायदाद जमीन सब कुछ था, माता पिता थे, लेकिन फिर भी इस संस्कृति के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस भारत के लिए इतना प्यार कर लिया अपनी भारतीय संस्कृति से। हम प्यार करते हैं तो किसी लड़की से, लड़कियां प्यार करती है तो किसी लड़के से। प्यार करो लेकिन अपने माँ बाप से करो, अपनी संस्कृति से करो, अपने देश से करो। ऐसा प्यार करो कि हजारों युवाओं का भविष्य बना हो। हम सभी अपनी जिंदगी में भटक रहे हैं। आपके बीच में हम लोग आए हैं ना, आप लोगों को लगता होगा कि बहनें पीले कपड़े पहनकर हमारे बीच में आई। हम भी आपके जैसे स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं कॉलेज में। हमारे माँ बाप किसान हैं, किसान की बेटियां हैं, मध्य प्रदेश के छोटे से जिले से, खंडवा जिले के छोटे से गांव से, आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, जहां पर सड़कें भी नहीं है, जंगल में रहने वाली लड़कियां हैं हम। लेकिन हमने अपने व्यक्तित्व में समझा कि हमारा जीवन कितना कीमती है। हमारी कोई उम्र नहीं है 30 साल की, 22 साल की, 20 साल की लड़कियां हैं, आपके बीच में आई है, आपकी बहनें हैं। लेकिन हमको समझ में आया कि हमारा जीवन का जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन अपने लिए जीना स्वार्थ की जिंदगी होती है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के दुख के लिए जीता है, दूसरों के दुखों में वो साथ देता है, उसके दुखों को कम कर देता है, वही परमार्थ का काम कर सकता है। हमें वही व्यक्ति बनना है। हमें अपने इस धरती पर, इस समाज को यदि सुधारना है तो हम दुनिया पर हाथ उठाकर नहीं बता सकते, दूसरों को उंगली नहीं बता सकते। पहले अपने अंदर को झांक कर देखें कि हमारे अंदर क्या है। हम यदि कुछ करना चाहते हैं देश के लिए तो अपनी आदतें बदले, अपनी नियत, अपनी दृष्टि को बदले, दृष्टिकोण बदले। हम कहते हैं जमाना खराब है। हमारे घर में से जब हम यहाँ आ रहे थे कार्यक्रम में, हम 2 महीने से इधर कार्यक्रम में जा रहे, पढ़ते भी हैं, लेकिन आए तब हमारे माता पिता ने कहा कि बेटा जमाना खराब है। हमने अपने माता पिता को कहा कि जमाना क्यों खराब है? जमाना खराब नहीं है, जमाने की सोच खराब है, जमाने की नियत खराब है। जिस दिन इसकी नियत सुधर जाएगी उस दिन जमाना खराब नहीं रहेगा। उस दिन किसी भी 12 साल की बेटी के साथ शोषण नहीं होगा, किसी भी बेटी को कोई लड़का भगा के नहीं ले जाएगा। जब भगा के ले जाएगा तो उसकी अपनी बहन नजर आएगी। कोई भी लड़की अपने माँ बाप को कन्यादान करने का अवसर देने के लिए प्रेरित हो जाएगी, माँ बाप को धोखा नहीं देगी। जिस दिन उसके अंदर की शक्ति जाग गई, जिस दिन उसके अंदर का भगत सिंह जाग गया, जिस दिन उसके अंदर की रानी लक्ष्मीबाई जाग गई, हमको उसी को जगाना है। दोस्त बना लेते हैं, इस उम्र में भटकाव होते हैं, किसी लड़की को दोस्त बनाइए। दोस्त हम मना नहीं कर रहे, लेकिन दोस्ती उसी सीमा तक रहनी चाहिए जब तक हमारा उस सीमा में बंद कर रहना चाहिए। सीमा से हद पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समंदर जो होता है ना वो विशाल होता है, और वह समंदर जानता है कि मेरी मर्यादा कितनी है, मेरी सीमा कितनी है। जिस दिन समंदर अपनी सीमा और अपनी मर्यादा लांघ देना, उस दिन पूरे विश्व में प्रलय आ सकता है। उसी प्रकार युवा बहनें और बेटियां भी अपनी सीमा लांघ देती है ना, तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाता है। और आज आ चुका है। 99% युवा भटक गए हैं, बहनें गलत कपड़े पहन रही है, युवा गलत दृष्टि से देख रहे हैं। आज हर घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? पहले एक रावण था, भगवान को आना पड़ा, लेकिन आज हजारों रावण हर इंसान की सोच नियत में बैठ चुके हैं।
डर लगता है कैसे कदम रखे। पहले तो दुनिया इंसान पशु पक्षियों से डरता था, जानवरों से डरता था, लेकिन आज इंसान इंसान से डरता है। इस समाज को बदलना है कि इसी समाज में जीना है। फालतू की सोच, फालतू के विचार, फालतू दिमाग में बातें लाना निकाल दो। अपने लक्ष्य की ओर देखो। देखो कि किसी की बेटी झोपड़ी में बैठकर मजदूरी कर रही है, किसी का बेटा रेलवे पर भीख मांग रहा है, कोई बेटी जो ठेले पर बैठकर सब्जियां बेच रही है। उनके जीवन में आशा की किरणें लेकर कौन जाएगा? उनके अंदर की हिम्मत को कौन बढ़ाएगा? हमारे समाज को आगे कौन बढ़ाएगा? हमारे देश संस्कृति को कौन महान बनाएगा? भगवान राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन भगवान राम जैसी मर्यादा हमारे अंदर है? उनके जैसा व्यक्तित्व हमारे अंदर है? जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तो भगवान के मंदिर में जाने से और आने से कोई मतलब नहीं है। भगवान भी रोता है। हमने जो भ्रष्टाचार, अनाचार फैलाया है ना, जो कुरीतियां, अंधविश्वास, बुराइयां समाज में फैलाई है ना, उसको खत्म करो। मैं तो एक ही निवेदन करूंगी, जो भाई बहन आप पढ़े लिखे हो ना, आज हम शादियों में जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो शादियों में थाली प्लेट भर के खाना झूठा छोड़ देते हैं। यही शिक्षा है हमारी, यही संस्कार दिए हमारे समाज ने। अरे शिक्षा वो होती है जो हम भूखे के हमारे पास का दूसरे को दे दे। खर्चीली शादियां जो हो रही है ना, युवा माता पिता से मांग करते हैं कि कर्जा ले लो, लेकिन शादी में तो डीजा लगाऊंगा, शादी में तो मुझे दहेज चाहिए, बेटियां भी मांग करती है। अरे संकल्प ले लो कि दहेज वालों के साथ शादी करूंगी नहीं। दहेज देने वाले भी बेईमान, दहेज लेने वाले भी बेईमान। ये होना चाहिए, ये कुरीतियां खत्म करना है आपको समाज में। संकल्प लो, अपने जीवन में संकल्प लो कि हमको समाज को बदलना है। आज हमारे जो पूर्वज, हमारे माता पिता या कोई भी दुनिया बातचीत नहीं करेंगे। कोई भी दुनिया छोड़कर जाते हैं ना तो मृत्यु भोज होता है, उसके नाम से हम लड्डू बनाते हैं, पंक्ति देते हैं और क्या क्या करते हैं। हमारे एमपी में तो ऐसा ही होता है। कोई मर जाता है ना बूढ़ा दादा दादी, तो उसके नाम से पंगत देते हैं, मिठाइयां बनाते हैं। मरने जीते जी उनको कुछ खिलाते नहीं है, लेकिन मरने के बाद उनके नाम से रिश्तेदार हमारे क्या कहेंगे? अरे उनके नाम से 500 1000 पेड़ पौधे लगा दो, उनके नाम से सिलाई मशीनें लेकर गांव में किसी गरीब गांव में स्वावलंबन केंद्र खोल दो। ये भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। जो प्लास्टिक का उपयोग हम कर रहे हैं ना, जिस प्लास्टिक को हम हर जगह प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। आप जितने भी पढ़े लिखे युवा, एक भगत सिंह ने जान दी तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया। एक रानी लक्ष्मीबाई आगे आई तो स्वतंत्र भारत देश में श्वास लेने के लिए आज हम ले रहे हैं और जी रहे हैं। यदि आज इतने युवा यदि आगे आ जाए ना तो हमारे देश से पॉलीथीन बंद हो सकती है। हम जिस पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं ना, हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे। पहले के समय में मकान कच्चे थे लेकिन इंसान सच्चे थे। आज मकान पक्के हैं लेकिन इंसान कच्चे हैं। अपनी सोच, अपनी नीयत को बदलिए। हमारे अंदर है ना बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारा पावर है। हम सूर्य को ऊपर देखते हैं लेकिन सूर्य नीचे। यदि आप अपने व्यक्तित्व को निखार लोगे, अपनी प्रतिभा को पहचान लोगे, अपने जीवन को पहचान लोगे तो दुनिया सूरज को वहां नहीं देखेगी, दुनिया सूरज को धरती पर देखेगी। चलता फिरता सूरज जो दुनिया के अंधकार को मिटाने वाला हो। और वो कौन बन सकता है? वो युवा बन सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक छोटे से गांव की बेटी है, लेकिन हम बहनों ने एक संकल्प लिया है और दिन रात कर रहे हैं। न हमने पढ़ाई छोड़ी है, न हम अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं कि खेतों में काम नहीं करते। हमारे माता पिता के साथ हम खेतों में काम करते हैं। हमारा जो भाई करता है उससे ज्यादा हम काम करते हैं। और हमने सोच लिया है, संकल्प ले लिया है कि अब हमें रुकना नहीं है। भले ये दुनिया बिगड़ती जाए, पूरे युवा उनका दिमाग भ्रष्ट हो जाए, पूरी बेटियां गलत रास्ते की ओर चले जाए, लेकिन हम वो बेटी बनेंगे जो हम नारियों का नाम लेते हैं ना, उनकी फोटो को देखते हैं ना, उनके बारे में जुनिया को पढ़ते हैं ना, तब उनके अंदर की करुण कथा हमें पुकारती है। इस मिट्टी के अंदर से आवाज आती है, इस मिट्टी कुछ मांग रही है हमसे, इसका कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन हम वैसी बेटी बनकर उनको इज्जत देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि जान चली जाएगी लेकिन हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को खत्म नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूंगी, बहनों से भी, खासकर बेटियों से निवेदन ये करूंगी कि आज जो कपड़े आ रहे हैं ना बाजार में, फटे टूटे कपड़े, संकल्प लो कि नहीं पहनेंगे। हम भारत में रहने वाली बेटियां हंसना नहीं किसी ने भी,
भारत में रहने वाली बेटियां हैं, हमारी इज्जत, हमारा चरित्र ही सब कुछ होता है। आप चेहरे को चमकाओ या मत चमकाओ, लेकिन अपने चरित्र को चमका दो। जिस दिन चरित्र को चमका दिया उस दिन यमराज भी आपका सामना नहीं कर सकता। इतनी ताकत है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को धरती पर ला सकती हो, भगवान राम को धरती पर ला सकती हो, कृष्ण को ला सकती हो। ये आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहे वैसे दुनिया को रच सकते हैं, बेटियों के हाथ में है। हम भगवान को धरती पर लाने वाली है, इस सृष्टि का निर्माण करने वाली है। अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को पहचानो। फालतू के ढोसलों में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। फालतू के लड़कों की बातों में मत आओ। कोई लड़का आएगा और कहेगा कि तू कितनी सुंदर है, तेरे लिए 4 सितारे तोड़कर ला दूंगा। उस लड़के से कहना कि जो बहन तुझे कलाई पे राखी बांधती है, जो माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, उसके लिए 4 सितारे तोड़कर लाया। उस बहन की इज्जत बढ़ाई जो तू मेरे लिए करेगा। माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तो माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ाओ। लड़कियां लड़कों की बातों में आकर भाग जाती है। जब लड़कियां भागती है ना, उस दिन माँ बाप रोते हैं, उस दिन माँ बाप की आंखों में से आंसू आते हैं। जो माँ 4 सहेलियों में बैठकर हंसती थी, खेलती थी, लेकिन वो माँ जब एक बेटी चली जाती है ना किसी लड़के के साथ भागकर, तब वो माँ बेचारी जिंदगी भर नीचे गर्दन कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू आते हैं। पत्थर की मूर्ति को पूजो या मत पूजो, लेकिन अपने घर में जो माँ ने जन्म दिया है ना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत लाना। जब कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं और लड़की को कोर्ट में बुलाया जाता है, लड़की से क्वेश्चन करते हैं जैसा, माता पिता की तरफ उंगली दिखाकर कहते हैं कौन है, तो लड़की कहती है मैं इनको जानती नहीं हूँ। इसीलिए माँ बाप ने पैदा किया था कि बेटा 25 साल की हो जाना, 25 साल का हो जाना और हमको भूल जाना। लड़के यदि लड़कियों को धोखा दे देते हैं तो लड़कियां आत्महत्या कर लेती है। लड़कों को यदि लड़कियां धोखा दे देती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। अरे आत्महत्या करना होता है ना, उस दिन आत्महत्या करना जिस दिन आप अपने माँ बाप को धोखा देते हो। किसी लड़के की बातों में, किसी लड़की की बातों में आकर अपने जीवन को खत्म मत करो। थोड़ा सा हम स्कूल में क्या फेल हो गए, नंबर कम आ गए, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ डांट दिया, हम फांसी लगा लेते हैं, हम कुएं में कूद जाते हैं, हम नदियों में कूद जाते हैं, हम जहर पी लेते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। अरे ये छोटी सोच होती है, वो इंसान नहीं होता, पशु होता है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग नहीं है। ये पावर सुपर कंप्यूटर दिया, इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हुए हम चंद्रयान 3 लेकर हम चांद के ऊपर पहुंच गए। इसका उपयोग करके हमने कितनी रेलगाड़ियां बना दी, इसका उपयोग करके हमने कितने एरोप्लेन बना दिए, इसका उपयोग करके हमने कौन कौन सी मशीनें तैयार कर ली। और इसका यदि सही उपयोग कर लेंगे ना, उस दिन हम स्वयं साक्षात एक अच्छे इंसान बनकर देवता दिखेंगे धरती पर। इसलिए अपने व्यक्तित्व को निखारो। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे युवा थे जिन्होंने हिंद फौज की सेना अपने ही देश में नहीं विदेशों में जाकर खड़ी कर दी थी। किसके लिए? भारतीय संस्कृति के लिए। जब उनके गांव वालों ने उनके नाम एक चिट्ठी लिखी, सुभाष चंद्र बोस ने चिट्ठी को पढ़ा, उसने लिखा था सुभाष तुम अपने घर वापिस आओ, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को खाना देने वाला कोई नहीं है, 2 वक्त की रोटी देने वाला कोई नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने चिट्ठी में लिख दिया और चिट्ठी में 2 बंदूक की गोलियां देकर अपने गांव वालों को संदेश वापस पहुंचाया। जब गांव वालों ने संदेश को पढ़ा तो उस संदेश में लिखा क्या था? उस संदेश में लिखा था कि मैं सभी गांव वालों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी यदि मेरे 2 माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को आप सब मिलकर 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, मैं भारतीय संस्कृति के लड़ रहा हूँ, हजारों माता पिता की जान बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, और तुम मेरे 2 माँ बाप को रोटी नहीं खिला सकते? यदि नहीं खिला सकते तो ये बंदूक की गोलियां मेरे माँ बाप को मार देना, लेकिन मैं हजारों माँ बाप के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे युवा हुआ करते थे, ऐसे भारत के युवा थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका कहाँ गए, विदेशों में भारतीय संस्कृति के लिए 4-4, 5-5 तक भूखे रहना पड़ता था, रोते थे, लेकिन जब रोना आता था, भूखे रहते थे, उस समय भारतीय संस्कृति की आवाज आती थी, भारत माता की आवाज आती थी, उन बेटियों की आवाज आती थी जिनके साथ अंग्रेज शोषण करते थे, उन माताओं की आवाज आती थी जिनके कई बेटों के साथ गलत होता था। इस भारत माता में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, उसको पहचानो युवाओं। ये तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारे जो लोग गए ना, मर गए ना, उनको हम याद नहीं करते। हमारे जो पूर्वज उन्होंने अपने लिए ईंट सीमेंट के घर बनाए, गाड़ियों में घूमे, अपने शौक पूरे किए, फालतू की जिंदगी जी, लेकिन उन्होंने अपने लिए शहीद हो गए जिन्होंने इस संस्कृति के लिए जिया। हम भी एक ऐसे मॉडल बन जाए, हम भी दुनिया से हटकर जिंदगी जीना शुरू करें, दूसरों के दुख में जाए, हम किसी के सुख में जाए या न जाए, दुख में जाए।
किसी को हम कुछ दे ना दे, पैसा दे या धन नहीं दे, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को हिम्मत दे दो। कोई गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सही दिशा दे दो, कोई गलत कार्य कर रहा है उसको सही दिशा में ले आओ, कोई बुरा काम कर रहा है उसको बुराई से बचा लो, कोई नशा कर रहा है उसको नशे से बचा लो और अपनी संस्कृति की रक्षा कर लो। ये तुम्हारे हाथ में है, फिर बाद में ये अवसर नहीं मिलेगा, बाद में जिंदगी चली जाएगी, खाओगे पियोगे और इतने बड़े शरीर को खत्म कर दोगे। अभी मैं किसी से कोई क्वेश्चन करूं और आपसे कुछ बात करूं कि आप मुझे एक अपना हाथ काट के दे दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, आप दोगे क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप पैसे कमा लोगे, नहीं पैसे कमा लोगे तो आप 1 वक्त की 2 वक्त की रोटी किसी से मांग के खा लोगे, लेकिन हाथ आप बना नहीं सकते। तो सोचो हमारा जीवन कितना कीमती है, हमारा ये शरीर कितना कीमती है। बस इसको एक मशीन की तरह जिंदगी जीना है, मशीन मान लिया। आज हर इंसान ने अपने जीवन को मशीन मान लिया। एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के गर्भ से जन्म ले लेना, मनुष्य जैसे हाथ पैर ले आना मनुष्य नहीं होता है जब तक हमारे अंदर की इंसानियत नहीं जागृत होगी। इसलिए अपने इंसान को जगाइए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए और अपने देश के लिए कुछ करने के लिए ठान लीजिए। आज इतनी बात कहूंगी, बहुत बात करने के लिए तो बहुत सारी ऊर्जा है। क्यों इतनी ऊर्जा? इसीलिए है क्योंकि हमने अपने आप को इसको समर्पित किया। और ये जो समर्पित किया ना, समर्पण है ना, वही उभर कर आ रहा है। कोई हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, ये भारत माता का संदेश था, भारतीय संस्कृति का संदेश था, उन वीर शहीदों, उन वीर बेटियों का संदेश था जो आपको झकझोरने के लिए आई। आप सोचोगे कि भगवान त्रिशूल डमरू लेकर आएंगे और हमको कुछ बताएंगे, तो आज के युग में आने वाले नहीं है। आज के युग में भगवान आएंगे विचार क्रांति अभियान के रूप में, भगवान आएंगे विचारों के रूप में। और यदि आज इस संदेश को आपने अपने जीवन में नहीं उतारा और आपने संकल्प नहीं लिया, आपने नहीं ठाना, तो ऐसे हजारों लोग आएंगे, हजारों लोग संदेश देकर चले जाएंगे, फिर भी आप यही कहोगे कि हमको कोई मार्गदर्शन देने वाला मिला नहीं। एक बात कीमती है आप लोगों के लिए, और आपको जीवन उतारना है और सही दिशा में चलना है, और जहां पर भी कुरीतियां है उसको खत्म करना है। नशा बिल्कुल नहीं करेंगे, कैसा संकल्प ले सभी भाई लोग। नशा करना है ना, प्यार करना है ना, इस मातृभूमि से करो। इसीलिए आपसे यही निवेदन करूंगी। और जो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, आप लोग, छोटी सी बात कहूंगी, जो अभी करते हैं, हम कुछ खाते हैं फेंक देते हैं, वो फेंकते हैं ना जो कूड़ा करकट, वही सोचना कि हमारी माँ के ऊपर कोई थूक देगा तो हमको कैसा लगेगा। ये भारतीय संस्कृति, धरती हमारी माँ है। पेड़ पौधे लगाएंगे जन्मदिन पर, विवाह दिवस पर, न केक काटेंगे। आजकल के युवा करते हैं, जो शादी पार्टियों में जाते हैं, जिनका जन्मदिन होता है, केक लाते हैं जिसमें अंडा मिला हुआ आता है। अंडे का केक खाएंगे क्योंकि अंडे में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन तो गाजर, मूली, अनाज इनमें भी होता है, अंडे में ही होता है। एक अंडे में एक माँ का जीव भी होता है, एक माँ का बच्चा होता है जिसकी हत्या करते हैं हम। खाना है तो खाइए ना, कितने फल फ्रूट है खाइए, आपको एनर्जी चाहिए खाइए, लेकिन नहीं हम तो अंडे खाएंगे, मांसाहार करेंगे। अरे आप साइंस पढ़ते हो, मालूम है उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन बहुत सारी, आप पालक की सब्जी खाइए, गाजर खाइए, मूली खाइए, और अलग अलग मौसम के फल खाइए, आपके अंदर की एनर्जी कभी खराब नहीं होगी। लेकिन हम अंडे खाते हैं, अंडे वाला केक लाते हैं और दोस्तों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, शराब लाते हैं, सिगरेट लाते हैं, और समय केक को अपने नाम लिखवाते हैं, उस नाम को काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर लगाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, डीजे साउंड पर नाचते हैं, गंदी फिल्में, गंदे गाने, गंदे चित्र देखते हैं और हमारे अंदर वासना पैदा करते हैं। अरे आप पत्थर की मूर्ति को पूजने मंदिर में जाते हो और गंदे चित्र देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्थर की मूर्ति आपसे खुश नहीं है। बहन राखी बांध रही है, गंदी फिल्म देख रहे हो, आप किसी बहन को गंदे चित्र में देखकर आप वासना पैदा कर रहे हो, तो आप उस बहन के लिए भी कुछ नहीं मायने रखते। सच में युवा बनना है ना, एक आने वाले समय में अपनी एक सेना खड़ी करो और आवाज उठाओ कि हमारे देश से गंदी फिल्में, गंदे गाने, गंदे चित्र बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे, हम सब यदि नहीं जागे ना, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी ना, नए बच्चे होंगे ना, छोटे बच्चे, उनका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। हमारा दिमाग तो भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन आने वाले बच्चों का दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, और उनका यदि दिमाग हमारे कारण भ्रष्ट हुआ है तो उसका पाप हमको लगेगा, जिसकी सजा इतनी होगी कि कभी भी हम भुगतान नहीं कर सकते, कभी भी हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि हम उसका कर्जा चुका सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने पाप किया, इतना पाप किया है कि शिशुपाल ने तो 100 गलतियां करके भगवान ने उसका को मारा था, लेकिन हमको भगवान भी नहीं मारेगा।
इसीलिए निवेदन यही है कि आने वाले बच्चों के बारे में भी सोचें, अपने घर में अपनी बहनें हैं उनको भी मोटिवेशन करे, भाई अपनी बहनों को मोटिवेशन करे, अपनी बहनों को हिम्मत दे, बहनों को दिखा कि बहन तेरे अंदर हिम्मत है, सिर्फ झाड़ू पोछे तक अपनी बहन माताओं को नहीं रखे, उनको आगे निकाले। और बेटियां भी झाड़ू पोछा भी करना है, घर में खाना भी बनाना है, क्योंकि अन्नपूर्णा है। लेकिन कोई लड़का छेड़े तो उस समय दुर्गा भी बनना है, 2 चप्पल भी लगानी है। तो आज का यही था। और अपनी वेशभूषा शालीन रखें, फटे टूटे कपड़े नहीं पहने, अच्छी वेशभूषा धारण करें और अपने अंग प्रदर्शन नहीं करें। और भाई जो आज जो कटिंग कटा रहे ना, हनी सिंह 1 साइड 2 साइड, दुर्गा छाप, कोटरवा कटिंग, कौन सी कटिंग आती मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जो कटा रहे हैं, सिंपल रहो, सादगी से भरे रहो और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो, पढ़ाई करो, माता पिता के लिए कुछ करो, संस्कृति के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो और एक अच्छा इंसान बनो कि मरने के बाद भी दुनिया आपको याद करे। बेटा होना तो ऐसा, बेटी होना तो वैसी। आप सभी से निवेदन है, आप सभी नशा छोड़ने का संकल्प ले। प्लास्टिक जो कुरकुरे चिप्स खाते हैं हम लोग, तो खाना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जो आप लोग मेडिकल में जाने वाले भाई बहन हैं, वो स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हमारे भैया ने बताया था प्राकृतिक चिकित्सा में अच्छे फल फ्रूट खाए, ऐसी चीजें खाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही हो। और पॉलीथीन का जो उपयोग करते हैं उसको फेंके नहीं, डस्टबिन में डालें। और संकल्प लेंगे, शादी पार्टियों में जहाँ पर भी जाएंगे झूठा नहीं छोड़ेंगे। यदि आप अन्न का दाना झूठा छोड़ रहे हो तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि अच्छा इंसान बनने की क्वालिटी है अपने जीवन में महानता जैसे गुणों को, अच्छी आदतों को विकसित करें। सुबह जल्दी उठे, 10 मिनट का गायत्री मंत्र का मेडिटेशन जरूर करें। 24 बार सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र हर युवा को, हर बेटी को, हर विद्यार्थी को बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे से मेमोरी पावर तेज होता है, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। मेडिटेशन जरूर करें। गायत्री मंत्र पर साइंस ने भी रिसर्च किया है, एम्स के, नासा के वैज्ञानिकों ने, कि जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो 1,10,000 सकारात्मक तरंगें हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करती है और मन को एकाग्र करती है और हमारे मस्तिष्क को सत्मार्ग की ओर, पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। आपको यदि यकीन नहीं आता तो आप YouTube पर, गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हो गायत्री मंत्र का DNA। मंत्र तो बहुत है, लेकिन गायत्री मंत्र विशेष, क्योंकि गायत्री सूर्य से रिलेटिव है। सूर्य का देवता, जो सूर्य देवता है, उनका मंत्र गायत्री है। तो गायत्री मंत्र का मेडिटेशन करें। जब भी मन अशांत हो, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। और जब भी जीवन में ऐसी परेशानियां आए कि मन घबराता है, डर लगता है, कभी कभी समझ नहीं आता है, उस समय अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे दोस्तों को संगति अच्छे दोस्तों से करें, ऐसे लोगों से अपना जुड़ाव रखें जो आपको हमेशा पॉजिटिव बातें बताएं। और बेटियां भी, मुश्किलें आती है जीवन में, बहुत सारे संघर्ष आते हैं, लेकिन उनसे लड़ना सीखिए। क्यों? आज एक बात जरूर कहूंगी, मेरे को मेरे माता पिता ने सिखाई कि बेटा तुमको वो बेटी नहीं बनना है जो दुनिया के सामने तुम अपनी समस्या लेकर जाओ, वो बेटी बनो कि दुनिया की समस्या का समाधान कर सको। बोलिए भारत माता की। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। जो संदेश आपने सुना है ये भगवान का है, हमारा नहीं है। आप अपने जीवन में उतारें। और मेरी बात का, किसी बात का भी बुरा लगा हो तो अपनी छोटी बहन समझकर क्षमा करें। धन्यवाद। कोरोना बिटिया को जिस जोश और जज्बे के साथ, जुनून के साथ आपने अपने विचार व्यक्त किया है, यह कोई पढ़ी लिखी किताब से नहीं है, ये कोई उपन्यास या किसी हिस्से का हिस्सा नहीं है। ये दिल के उद्गार है, दिल की पीड़ा है और भाव संवेदना है जो आपने व्यक्त किया है। आप सबको कुछ देना चाहती हैं, आप सबको हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता और प्रगति पर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं, इसीलिए आपके बीच में आई हैं। अब आपको इन्होंने जो कुछ बताया आपने सुना, समझा ध्यान से, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी ने अभी, जैसा मैंने पहले कहा, इनकी 24,000 ऐसी कन्याओं की टीम है पूरे देश में। 24,000 कितने का रहा है? 24 के बाद 3 सुनने वाला कह रहे हैं, मत समझिएगा कि 24,000 और बोल रहे हैं। और 1.25 लाख ये सर, ये दिसंबर तक 1.25 लाख कन्याओं की ऐसी टीम, जैसे प्रखर वक्ता और सबकी पीड़ा लेकर देश में चल रही है, देश के कोने कोने चल रही है, उसी तरह से अपनी टीम तैयार कर रही है। यहाँ और कई देवियां हैं, लेकिन हमारे पास समयाभाव है, अब उनको मौका नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा विलंब से हुआ है और इस कटिंग के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बस इतना समझिए कि ये कन्याएं, इन्होंने अपने क्षेत्र में कोरोना काल में
3000 घरों में जा करके संपर्क साधा था, यज्ञ कराया था, और वहां से जो आरती मिला था 9 लाख रुपए आए थे, उससे इन्होंने शानदार 9 एकड़ में गौशाला स्थापित की है, जिसमें 100 गाय इस समय बिल्कुल सही सलामत चल रही है, उनकी सेवा हो रही है। और जुलाई महीने में, ये आने वाले जुलाई में, ये गुरुकुल आश्रम खोलने जा रही हैं, जहां 24,000 कन्याओं के आगमन की पूरी व्यवस्था बन चुकी है, सारी व्यवस्था जुटा ली गई है। और हमारे गायत्री द्वार के अंतर्राष्ट्रीय आइकन आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, ऐसा उनकी सहमति मिल चुकी है। और यह कार्यक्रम हमारा डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के द्वारा चलता है। बस्ती का भी डिवाइन इंडिया एसोसिएशन बना हुआ है, आप सबको पंपलेट मिला हुआ है। पंपलेट में हम क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में सारी सूचनाएं दी गई है। एक पंपलेट दीजिएगा, इसमें आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे आपको हमारा मोटो आपको समझ में आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें लिखा हुआ आपने पढ़ लिया। कितने लोगों ने पढ़ लिया है? पहले ऊपर की लाइन कितने लोगों ने पढ़ लिया? हमारा इंट्रोडक्शन हाथ ऊपर करें, नहीं पढ़े हो इसको पढ़ लीजिए गंभीरता से। और हमारी संकल्पना क्या है और कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है स्वस्थ जुआ हो। ध्यान दें, थोड़ी देर और ध्यान दें। जुआ स्वस्थ हो, अगर जुआ स्वस्थ होगा तो हमारा सशक्त राष्ट्र होगा। अगर शालीन जुआ होगा तो हमारा श्रेष्ठ राष्ट्र होगा। अगर स्वावलंबी जुआ होगा तो संपन्न राष्ट्र होगा। सेवाभावी जुआ होगा तो सुखी राष्ट्र होगा। और जुआओं की वर्तमान चुनौतियां आप सभी जानते हैं, आप सब पढ़ते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका लाइफ मैनेजमेंट और स्टडी मैनेजमेंट। सबसे बड़ी समस्या आपका टाइम मैनेजमेंट और स्टडी मैनेजमेंट है, उसको कैसे आप व्यवस्थित करें। अगर इसमें आप कहीं कोई समस्या आ रही है तो आपको इसी पंपलेट में नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं और हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सूचना दी गई है। साथ में QR कोड लगा हुआ है, अगर उसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आपको इन सारी चीजों पर विशेष चीजें आपको मिलेंगी, विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं जिससे आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। हम अपने डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया बस्ती के प्रमुख, अपने बस्ती के श्रद्धेय आकाश भैया यहाँ हैं, जो बीटेक हैं और अभी जो कुछ समय तक इन्होंने प्रैक्टिस में IIT की तैयारी कराने के लिए बच्चों को पढ़ाया। अच्छा पैकेज उनको यहाँ मिल रहा था, लेकिन उससे सहमत नहीं हुए। ये जिस तरह से बिटिया ने अपना जीवन का कुछ समय दिया हुआ है, उसी तरह से उन्होंने भी अपने शानदार कैरियर को छोड़ करके और डिवाइन इंडिया एसोसिएशन काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और अच्छी जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं। हम आकाश से निवेदन करेंगे आए और अपने उद्गार दिया के बारे में व्यक्त करते हुए आपकी भावी क्या योजना है, आप इसे क्या अपेक्षा में क्यों आए हैं, कुछ बताने की कृपा करें। आकाश जी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अपनी बात शुरू करने से पहले जितनी भी चीजें दीदी ने बताई, अंतिम में दीदी ने बोला कि आप लोगों को 10 मिनट का गायत्री का मेडिटेशन करना है, ठीक? तो अभी हम लोग जितनी भी संभावनाएं आपके अंदर, उस संभावनाओं को साकार करने की शक्ति जिस एक मंत्र में है वो मंत्र गायत्री मंत्र है। जब उसको नियमित रूप से नियमित स्थान पे नियमित समय के लिए पढ़ेंगे तो आपको उसमें अपने आप में बदलाव देखते हुए नजर आएगा। कभी सभी लोग पहले अपनी कमर सीधी कर लें, आंख बंद करेंगे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे युवा साथियों, आप लोगों ने अभी देखा कितने अच्छे से दीदी ने आपको बताया। आप एक चीज हमेशा सुने हुए, आपको कितने लोगों को देश प्रेम है, कितने लोग चाहते भारत महान बने, हाथ ऊपर करके बताइए। आप सभी लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। आजकल के टाइम पे जो हम लोग के पास वर्ल्ड पावर है, अमेरिका का नाम सुना होगा, चाइना का नाम सुना होगा। हम भी सोचते हैं कि आने वाले टाइम पे हम किस तरह से अमेरिका, चाइना जैसे आगे बड़ी इकोनॉमी बने, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी बनना एक रास्ता नहीं। भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? भारतीय संस्कृति सिर्फ ये नहीं सिखाती कि हम अर्थ में, पैसे में आगे बढ़ जाएं, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करती, शिक्षा के साथ साथ विद्या की बात करती है। मतलब जब भी आपके पास पैसे आएंगे सिर्फ आपके पास साधन आ सकते हैं, लेकिन उस साधन का सही उपयोग कैसे करेंगे आप?
उस साधन का सही उपयोग करेंगे जब आपके पास विद्या होगी, जीवन जीने की कला होगी। जीवन जीने की कला नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे। आपने देखा होगा इस समय भारत क्या है, आप लोग मेडिकल के छात्र हैं, आपने देखा होगा इस समय भारत जो शुगर का कैपिटल बन रहा है। लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, हम लोगों की जो पूरी जो दिनचर्या हो गई है वो सब कुछ कैसी हो गई, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग हो गई। कब सोते हैं, कब उठते हैं, कैसे करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना ध्यान करते हैं, कोई भी चीज हम नहीं अपनाते हैं, तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। देखिए जो वेस्टर्न कल्चर हो क्या बोलता है, बीमार होइए, दवा लीजिए, ठीक होइए, और बीमारी के साइड इफेक्ट से आपको दूसरी बीमारी लग जानी है। लेकिन भारतीय संस्कृति आयुर्वेद क्या बोलता है, वो बोलता है कि अपनी दिनचर्या ऐसी कर लीजिए कि आप बीमारी ही नहीं पड़िए। क्या अच्छा है, एक जगह स्वार्थ छुपा हुआ है कि आप बीमार पड़ेंगे, इलाज कराएंगे, वहां से पैसा आएगा। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। आपने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी होगी, अगर आप सोशल स्टडीज के स्टूडेंट होंगे तो आपने देखा होगा वो बात करते हैं, किसकी, सोशलिज्म की बात करते हैं, जहां सबको समान अधिकार हो। कैसे समान अधिकार हो, समान अधिकार आपको तभी मिलेगा जब भारतीय संस्कृति से आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे सबने हाथ उठाया कि भारत आगे बढ़े, भारत महान बने, तो भारत आगे महान ऐसे नहीं बन जाएगा, आप लोगों को उसके लिए आगे आना पड़ेगा। क्या ये बस्ती जिला जो हमारा है क्या भारत का हिस्सा नहीं है? भारत महान बनेगा क्या बस्ती के महान बने बिना बन जाएगा? बस्ती को भी महान बनना पड़ेगा। दीदी कितने दूर से आई, हजारों किलोमीटर दूर से आई, खंडवा मध्य प्रदेश से। आने में इनको लगभग 10 से 15 घंटे का रास्ता लगा। क्यों आई इतने दूर से? वहां ऐसे ही आप जैसे ही वर्कशॉप में बच्चे आए, उन्होंने भी उनकी करुणा पीड़ा समझी, देखा कि हाँ सच में ऐसे युवाओं को आगे आने की जरूरत है। नहीं आएंगे तो क्या होगा, आप अगर थोड़े भी अवेयर होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कि आज से 10 साल बाद कई मेट्रो सिटीज हैं जहां पर आपका ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, तो आप पानी कैसे पिएंगे? 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है, आपकी ऑक्सीजन, आपका फूड और आपके लिए वाटर। आपको पता है दिल्ली में जब भी आपका दिवाली आती है या कभी पटाखे फूटते हैं, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खराब हो जाता है। आप अगर दिल्ली में रह रहे होंगे और आप सुबह से शाम तक रह लिए तो आपके शरीर को कितना नुकसान पड़ेगा, जितना एक इंसान एक सिगरेट पी के अपने शरीर को नुकसान करता है। सोचिए हमारा पर्यावरण खराब हो जाए, हम कैसे जी पाएंगे? अभी किसी से बात हो रही थी, शुरुआत में बोला गया हम 60 साल तक 65 साल तक जिएंगे। आपने अगर थोड़ा भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 1937 हम लोग के इंडिया की एवरेज लाइफ 37 इयर्स थी, लेकिन आज हमारी एवरेज लाइफ 65 इयर्स है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उस टाइम पे लोग 100 साल तक जीते थे, आज 60 साल तक जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 60 के दशक में हमारा खाना दूषित हो गया। आज जिस तरह से पर्यावरण खराब हो रहा है, हमारा जल दूषित हो रहा है, हमारी वायु दूषित हो रही है, तो हम कैसी तरक्की कर रहे हैं? इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जब भी आप डेवलपमेंट करें, उस डेवलपमेंट के साथ आप भी विकास करें। इंसान क्या होता है, जैसे दीदी ने बताया, फोन तो स्मार्ट होता जा रहा है, लेकिन हम अंदर से डम होते जा रहे हैं, हम बेवकूफ होते जा रहे हैं। हमारा फोकस स्पैन इतना कम हो गया है कि हम एक शॉर्ट देखते हैं, 30 सेकंड से अधिक हमारा फोकस स्पैन है ही नहीं। मोटी किताब पढ़ने को मिल जाए तो है ही नहीं। यहाँ जब कुछ बातें बताई जा रही हैं, मैं पीछे देख रहा था, कई भाई हैं वो अपने अलग अलग चीजों में व्यस्त थे। हम डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन में कोशिश करते हैं कि आपको बताएं कि कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं। और स्वस्थ, जब आप WHO की रिपोर्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि WHO की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग स्वस्थ सिर्फ ये नहीं होता कि आप फिजिकली आप फिट रहें, आपका फिजिकल फिटनेस जरूरी है, आपका मेंटल फिटनेस जरूरी है, आपका स्पिरिचुअल फिटनेस भी जरूरी है, आपका सोशल फिटनेस भी जरूरी है। कैसे सारी फिटनेस होगी आपके अंदर? आपने सिर्फ फिजिकल फिटनेस, आप जिम जा रहे हैं, अभी दीदी ने बताया कि शरीर तो बना लिया मीट मांस मछली खाकर इस तरह से, लेकिन इससे आपका मन कैसे शांत होगा? आप जब भी किसी भी जीव की हत्या करेंगे, आपके अंदर शांति कैसे आएगी? आपने फिजिकल फिटनेस पे तो ध्यान दिया, आपने मेंटल फिटनेस पे नहीं ध्यान दिया, स्पिरिचुअल फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया। तो इस सब पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप में से ही कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये देखिए, आप इसमें से जो देख रहे हैं, हमारा QR कोड, इसमें आप जब जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से, अभी आपको यहाँ कुछ संकल्प दिलाया जाएगा। हम लोग ऐसे 5 बच्चों का आह्वान करेंगे जो आते हैं इस तरह की चीजें, इस तरह के वर्कशॉप। क्यों बुलाया दीदी को? आप देखिए भारत आगे बढ़े, इन्होंने अपनी टीम यहाँ पर 24,000 बच्चों की टीम बनाई। क्या आपको नहीं मन करता कि बस्ती में भी ऐसे युवा आगे आए? आपको समय आप पता है अपना समय निकाल सकते हैं। आप अभी कभी भी मोबाइल में जाइए, सेटिंग में पेरेंटल कंट्रोल में स्क्रीन टाइम देखिए। स्क्रीन टाइम देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपका 3 से 4 घंटा 6 घंटे कब मोबाइल में बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितना आप व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे और रील ऐसे ऐसे अपलोड करते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपका मन कमजोर होता है, कैसे बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालेंगे? आप में से कई ऐसे बच्चे थे, अभी आप फार्मेसी कर रहे हैं, इसमें शायद कोई ऐसे बच्चों ने नीट मेडिकल की तैयारी की होंगे। यहाँ कोई ऐसा भी जो मैथ्स बैकग्राउंड का था? कितने लोगों ने IIT नीट की तैयारी की क्लास 11-12 में? IIT का किया है, IIT का किया है। ठीक, आप ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आपका मन कमजोर रहा है, किसी तरह से परिस्थितियां रही, आप वहां नहीं जा पाए।
ठीक, मैंने भी 11th 12th में तैयारी की, 12th करते करते ही मैंने जेईई मेंस का एग्जाम निकाला, यूपीटी का एग्जाम निकाला, ट्रिपल एम का एग्जाम निकाला, बीएचयू का एग्जाम निकाला और फिर मैंने ट्रिपल एम से अपना बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मेरे पास 2 नौकरियों का ऑप्शन था। एक टीसीएस बैंगलोर में ऑप्शन था, मैंने उसको स्विच करके मैंने सोचा बच्चों के बीच में आना बहुत अच्छा रहेगा, तो प्रैक्टिस विद्यापीठ आपने नाम सुना होगा, वहां मैं फिजिक्स का लेक्चरर के रूप में वर्क किया। यहाँ मेरी एक स्टूडेंट भी है, इस तरह आई हुई है, तो हम लोग वहां भी इस तरह से यूथ को अवेयर करते हैं कि जब तक युवा नहीं जागेगा, जब तक युवा नहीं जागेगा देश जाग ही नहीं सकता। जाग सकता है, खुद से पूछिए, जब आप ही, और पता है आप अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप थोड़ी भी न्यूज के साथ अप टू डेट होंगे, हमारे पास बदलने के लिए सिर्फ अगले 10 साल ही हैं, वरना 10 से 15-20 साल बाद आपने पढ़ा जापान इस समय सबसे बूढ़ा देश है। क्यों? एक समय ऐसा था जापान भी बहुत युवा देश था, अभी हमारे पास बहुत स्वर्णिम काल है। अगले 15-20 साल के अंदर अगर हमने भारत देश को नहीं बदला तो ये सबसे युवा देश है। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जब एवरेज एज होगी, जब अभी एवरेज 27 ऐसा तो है नहीं, सब लोग मर जाएंगे। आने वाले टाइम पे जब एवरेज एज 40-45 ईयर्स हो जाएगी तो क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति रह जाएगी कुछ कर पाएंगे? तो अगला 10 साल 5 साल बहुत ही कीमती है, और अगर हमारे गुरुदेव की बात माने तो अगला 2 साल बहुत कीमती है। 2026 में हम लोग बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, आप लोग को उसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आप जब दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन से जुड़ेंगे, कार्य करेंगे तो क्या होगा, आप लोग को अपना हफ्ते में 1 घंटे का समय, महीने में 1 घंटे का समय, 1 घंटे में नहीं निकाल सकते देश के लिए। क्या करना रहेगा? पौधा लगाना रहेगा। अभी यहाँ से आपको पौधों का संकल्प दिलाया जाएगा, आपसे सिर्फ इतना कहा जाएगा कि आप पौधों का ध्यान रखिए। क्यों जरूरी है पौधे? ऑक्सीजन। अभी आप मुझसे पूछो कि क्या 2 मिनट भी कोई ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? नहीं रह पाएगा। तो क्या जिसके बिना आप नहीं रह सकते उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरी चीज, हम डिवाइन वर्कशॉप कराते हैं, जैसे ये क्या है डिवाइन वर्कशॉप, इस तरह से हम कई डिवाइन वर्कशॉप कराते हैं। वहां पर आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा जिससे आपका फोकस स्पैन बढ़े। जब तक आप मेंटली स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं आएगी, कैसे आप कुछ चेंज कर पाएंगे? कर पाएंगे आप जो चीज सोचेंगे अचीव करने के लिए। अगर आपने फार्मेसी की, आप तक मेडिकल स्टोर सोच रहे हैं खोलने के लिए, लेकिन उसमें भी जब आप बहुत अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कैसे आप बिजनेस मॉडल पे वर्क करें, इन सारी चीजों पे काम करें, कैसे करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आप जब इस ग्रुप से जुड़ेंगे, हम लोग हर सैटरडे को वेबिनार करते हैं, उसमें आपको देश के अलग अलग कोने से IAS ऑफिसर्स हो गए, इस तरह की कोई चीज हो गई, या कोई बिजनेसमैन होगा, ऐसे लोग को इन्वाइट करेंगे आपकी फील्ड के लोगों से। आप मान लीजिए 50 लोग कहते हैं भैया हम लोग इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं, इसमें आप इन्वाइट करिए ऐसे लोगों को, हम उनको इन्वाइट करेंगे देश की सबसे बेस्ट पर्सनालिटी को जो आप बनना चाहते हैं, और वहां से आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और हम लोग की संख्या जब इस तरह से आप आगे आएंगे, आप जैसे यूथ सब आगे आएंगे, तो हम लोग ऐसे ही टीम को बुला के फिर बस्ती में बुलाएंगे, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। क्योंकि जब आप महान बनेंगे तभी देश महान बनेगा, और उसके लिए बस्ती को महान बनाना पड़ेगा। और आपको बस अंतिम 1-2 बात बताना चाहूंगा। पहले भारत को हम लोग क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया। तो भारत सोने की चिड़िया भी थी, मतलब ऐसा मत सोचिए कि भारत ऐसा था सिर्फ अध्यात्म का देश, सपेरों का देश, लोग बस बाबा जी बन के घूम रहे, नहीं। उस समय जब आपका प्राचीन काल था, अगर इतिहास अच्छे से पढ़ें, जो हमको असली इतिहास हमारा है, तो आपको पता होगा कि 18 सेंचुरी तक हम लोग वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इकोनॉमी थे। हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत ही बड़े अमाउंट में करते थे। इंडिया जो था 2nd नंबर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, और आज देखिए 100 से भी रैंक बाहर है। हम लोग एक्सपोर्ट करते नहीं। हम लोग जब तक बिजनेस नहीं करेंगे, बड़े बड़े एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग रिच नहीं होंगे। एक तरीके से अध्यात्म की बात भी कब होगी? जब आपका पेट भरा रहेगा, ठीक, आपका पेट भरा रहे, आपका जीवन अच्छा रहेगा, तो आप बड़े कार्य करके आएंगे। अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ अच्छे से बैठे हुए हैं, आप सबके स्मार्टफोन है, इसका मतलब कि आप एक एवरेज लाइफ से थोड़ा ऊपर है, तो आप सबके पास चॉइस है कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अभी जो भी आपके पास फॉर्म है, इसमें इतना बताऊंगा, इसमें एक QR कोड है व्हाट्सएप, जब आप अपना ओपन करेंगे, उसके कैमरे को ओपन करेंगे तो आप उससे लिंक से जुड़ जाएंगे, ठीक। अभी ऐसे जितने भी लोग संकल्प लेना चाहते हैं, हम लोग यहाँ 3 संकल्प दिलाएंगे। क्यों दिला रहे हैं बताएंगे। पहले 5 ऐसे कोई भाई तुरंत हाथ उठाइए और संकल्प ले कि हम 5 पौधे जिनके घर पे जगह हो, संकल्प ले कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, पानी दूंगा, इसको तरु मित्र मानूंगा, ये मेरा मित्र है, ये मित्र मान के 5 लोग ऐसे तुरंत हाथ, निःशुल्क आपको मिलेगा, पैसा 1 भी रुपया नहीं लेंगे। हम लोग किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेते, कोई भी वर्कशॉप कराएंगे। तो ऐसे लोग जिनके पास भी जगह हो, 5 ऐसे लोग तुरंत हाथ उठाइए, तुरंत खड़े होइए, तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे बदलेंगे आप लोग। किसी के घर में गमले लगाने की भी जगह नहीं है, गेंदे का फूल है, आपका करी पत्ते का पौधा है, तो ऐसे 5 लोग, बहनों में से कम 3 उठे, भाई में से 2 उठे। जो लोग भी खड़े हो जाइए, तुरंत खड़े हो जाइए। इन लोगों के लिए ताली बजाइए तुरंत पहले सब लोग। आप 5 लोग सामने आइए। और देखिए अगली बात, दीदी ने बताया कि हमको सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए, ध्यान से समझिए। आप जब प्लास्टिक का यूज करेंगे, प्लास्टिक के बारे में पढ़े होंगे, प्लास्टिक को नष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे 5 युवा जो ये संकल्प लेंगे कि आगे आने वाले टाइम में प्लास्टिक का यूज नहीं करूंगा, मैं जब सब्जी लेने भी जाऊंगा तो झोले लेके जाऊंगा, तो हम लोग निःशुल्क यहाँ ऐसे 5 लोगों को झोला देंगे। आगे 3 भाई खड़े हो जाए, 2 बहन खड़ी हो जाए, ऐसे वो 10 लोग तुरंत आगे आ जाइए। अब बाकी लोग शांत हो जाइए, शांत बोले तो अब मैं हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को पौधा देके सम्मान नहीं, इसी से खींचो सही रहेगा, नहीं तो ब्लर होगा। जितने भी हमारे आदरणीय मंच पे लोग हैं, बाकी लोग ध्यान सुनिए। देखिए अभी इतने अच्छे से सुन रहे थे, फिर ध्यान आपको कहाँ चला गया। फोकस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइए। भर के देना, बच्चों देना, भर के दे दीजिए। इन भाइयों को कुछ पुस्तक भी दी जा रही है। आपको पता है कि जब आपको कोई भी चीज अभी बताई है, जब आप पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो आपको चीजें समझ पाएंगे। तो सफल जीवन की दिशाधारा एक किताब है, ये इनको दी जा रही है, ये उसको पढ़ेंगे। उसमें सफलता के जितने भी सूत्र हैं, आप सफलता के लिए क्या क्या कर सकते हो, सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो सारी चीजें ये सीखेंगे, समझेंगे, और आप लोग भी किताबें पढ़ के एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। आप उनसे मांगिए, और जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो उस पर इस तरह से कई ऐसे साहित्य के हम लोग PDF भेजते रहते हैं जो आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं, 1 भी रुपया वहां लगने वाला नहीं है। तालियों से इन लोगों का स्वागत करिए। चलिए, आप लोग भी इतने देर से काफी देर से बैठे हुए हैं, ठीक है, शांति से सुन रहे हैं, अपने डिसिप्लिन का परिचय दिया है। पहले आप दोनों लोग दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, और दोनों हाथ से ऐसे कहिए शाबाश। पीठ पर से हाथ लगाइए, बोलिए शाबाश। खुद को शाबाशी दीजिए, शाबाश शाबाश। इतने देर तक अच्छे से सुन रहे हैं तो खुद को भी शाबाशी दीजिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब झोले के लिए, जैसे मैंने झोले के लिए बोला 3 भाई, झोले का भी कुछ लगने जाने वाला नहीं, बस आपको मन में संकल्प लेना है कि ऐसे 3 भाई जो संकल्प लेंगे मैं आगे चल के प्लास्टिक का यूज नहीं करूंगा। ऐसे 3 भाई और 2 बहनें खड़ी हो जाएं। 3 भाई, कोई भी तुरंत आप आगे से चलिए, आप 3 खड़े हो जाइए। देखिए, पौधे के लिए तो जगह चाहिए थी ना, झोले के लिए कौन सी जगह चाहिए? 2 बहनें खड़ी हो जाएं, कोई भी 2 बहनें। जो लोग पहले आए थे वो नहीं आएंगे, आ जाइए। बाकी सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाइए। 2 बेटियां और जैसे जैसे यहाँ मिल रहा है, देखिए आप लोग को शुरुआत में आपके ध्यान का टेस्ट कर लिया गया था। आदरणीय बाबू जी ने जब बोला था, कहानी सुना के 5 4 3 उंगली, आपने इतना सिंपल सा अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर पाए। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तो आप अपने फोकस को कहीं ना कहीं फिर से खत्म कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम मुश्किल से 10 से 12 मिनट और चलेगा। 10 से 12 मिनट अगर आप डिसिप्लिन होकर सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, हो सकता है कुछ और अच्छा सीख जाए। जितने लोग के पास भी फॉर्म गया है, आप सभी से अनुरोध है कि फॉर्म शीघ्र अतिशीघ्र भरें। आप लोगों के पास पेन होगी, और जितने लोग वृक्ष के लिए फॉर्म लिए हैं वो उसमें लिख देंगे ऊपर वृक्ष या प्लांट लिख देंगे इंग्लिश में। जितने लोग झोले के लिए लिए हैं वो अपने फॉर्म के ऊपर झोला लिख देंगे, या फिर आप लोग बैग लिख देंगे, ठीक, ये अपने फॉर्म पे जरूर लिख देंगे। तो ये संकल्प हो गया आप लोगों को। हमारे भी जो ब्रजेश पटेल बाबू जी आए हुए हैं बहुत दूर गायत्री। देखिए ब्रजेश पटेल बाबू जी की खासियत क्या है, आप देखिए, आप लोग अभी, अच्छा कितने लोग हैं कि आप लोग आज, कितने लोग हैं, शांत हो जाओ तभी समझ में आएगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने साथ कभी भी 100 लोग को, 50 लोग को कहीं बाहर अकेले अपनी जिम्मेदारी पे ले गए? आज तक नहीं ले गए। बाबू जी
अभी हम लोग का सुल्तानपुर में कार्यक्रम हुआ था, 85 बहनों को खंडवा से लाए थे, और अभी इन लोगों की टीम देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं पता, पर बहनें यहाँ से सीधे बनारस जाएंगी, बनारस से इनका हरदोई में कार्यक्रम है, हरदोई के बाद सीधे ये लोग मुंबई निकल जाएंगे। तो ये लोग पूरे इंडिया में, इंडिया के कोने कोने में अलग अलग जगह लोगों को इंस्पायर करते हुए आते हैं। आपको नहीं मन करता कि ऐसे अच्छी जिंदगी जिए, आपको मन करता सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, बस यही 3 आपकी चीजें जरूरत है। ये चींटी से लेके हाथी तक हर जीव अपने खाने का इंतजाम कर लेता है, प्रकृति ने इस तरह का नियम बनाया है। लेकिन जब आपको इतना अच्छा स्मार्ट ब्रेन मिला हुआ है, आपका जो बॉडी है, आपका देखिए स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट है, बाकी जानवरों का इरेक्ट नहीं होता है, मतलब आप सबसे ज्यादा विकसित जीव हैं। इवोल्यूशन की प्रोसेस में आप सबसे उच्च स्तरीय, हम लोग एनिमल किंगडम बोला जाता है ना, आपको 2 किंगडम पढ़े, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में आप सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड एनिमल ग्रुप में से आते हैं, जिसको ह्यूमन बीइंग्स हम कहते हैं, होमो सैपियंस, ठीक है। तो जब आप इतना डेवलप्ड हैं, उस डेवलपमेंट को सिर्फ आप पूरी ऊर्जा इसमें लगा देंगे कि कल मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं 2 रोटी खाना खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा। अरे आपको अगर खाने की चिंता है, रोटी की चिंता है, आवास की चिंता है, तो आप कभी भी सिर्फ इस चिंता से ग्रसित हैं। गायत्री परिवार आपके लिए हमेशा पूरे भारत के अलग अलग जिले में आप कहीं चले जाइए, हमारे इतने आश्रम हैं, हर आश्रम में आप जाएंगे, आपकी रोटी कपड़े मकान की चिंता तो दूर हो जाएगी। आप इस तरह से देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो आप रोटी कपड़े मकान से कुछ ऊंचा सोचने की कोशिश करिए। गायत्री परिवार आप सभी का अपना परिवार है, ये बात समझ के चलिएगा। और ये परिवार ऐसा नहीं कि हम लोग बस्ती में आ गए तो बात कर रहे हैं, ये परिवार ऐसा नहीं कि गोरखपुर में यहाँ पर है, नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। ये परिवार जो है बस्ती आपके भारत देश के तो हर जिले में तो है ही है, बल्कि पूरे विश्व के 80 देश में हमारी शाखाएं हैं। तो अगर आपने अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर ली, किसी एक फील्ड में आगे हो गए, हो सकता है आपको भारत के बाहर यूरोप में, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, हो सकता है अमेरिका में गुरुदेव का संदेश पहुंचाने का आपको मौका मिल जाए। तो आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं। कितने अच्छे कॉलेज से आप पढ़े, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आपके कॉलेज में ही कितने महान पुरुष का नाम है। क्यों वो महानता आप अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करना चाहते? आप भी उतना महान बनिए, इतना शानदार बनिए। अब मैं ब्रजेश पटेल बाबू जी से अनुरोध करूंगा, पूर्णिमा दीदी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनको नववर्ष का पंचांग देके सम्मानित करें, और आप सभी तालियों से स्वागत करें। अब हमारे बीच हमारे नीतीश भैया हैं। मैं भैया से, हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम कराते हैं, आपने देखा होगा भारत का एक संविधान है अपना, हाँ, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने नवयुग का संविधान लिखा है। 18 संकल्प लिखे हैं, बोला है कि इस 18 संकल्प को जिस भाई बहन ने अपने जीवन में उतार लिया उसका जीवन बदलेगा नहीं। जिस दिन उतार लिया, जिस पल उतार लिया, जिस क्षण उतार लिया, उसी क्षण से उसका जीवन बदल जाएगा। तो आज सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप जब हम लोग की इस तरह की डिवाइन वर्कशॉप में कभी आएंगे, जब भी ऑर्गेनाइज होगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, आपको सारी डिटेल पता चलेगी। आप में से कोई भी और भी इंटरेस्टेड हो, आप जो दिए गए नंबर पे कॉल करके कह सकते हैं कि सर आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू जॉइन योर वर्कशॉप। आप में से किसी के अंदर प्रतिभा है, जैसे आज हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, हम बस्ती के लगभग हर इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में जाते हैं, तो आप अभी कभी वहां प्रतिभा हो आपकी। हम अपना दिया बस्ती का जो कार्यक्रम अभी तक हो चुका है, हम बताए पिछले साल हम लोगों ने प्रोग्राम किया, तो 1500 बच्चे आए हुए थे और बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। 500 बच्चों की हमने कल्पना की थी, वहां 1500 बच्चे आए हुए थे, वहां उनका खाने की व्यवस्था थी, लंच पैकेट की व्यवस्था थी, हम लोगों ने उनको किट दी थी, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ था। हम लोगों ने संकल्प लिया कि ऐसे 50 युवा साथियों को हम लोग अपने शांति कुंज हरिद्वार ले जाएंगे, शांति कुंज हरिद्वार ट्रेनिंग ले जाने के लिए ले जाएंगे। तो हमने 60 बच्चों को ट्रेनिंग के लिए अप्रैल में ले गए थे। इस बार भी हमारे सामने एक संकल्प उभरा है, जून के महीने में हम ऐसी 100 बहनों को शांति कुंज हरिद्वार ले जाएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, और वहां उनका खाना पीना रहना आने जाने की पूरी सारी सुविधाएं निःशुल्क होगी। 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। आप सोचिए ध्यान से, आप अगर यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, स्लीपर क्लास की ट्रेन बुक करते हैं, तो कम से कम 400 रुपए, आने जाने का 800 रुपए। कहीं अगर आप कोई होटल धर्मशाला या कुछ भी लेके रुकते हैं, तो वहां पर आप कम से कम हर दिन का 500 से 600 रुपए खर्च होगा, ठीक। लेकिन वो सारी चीजें आपको निःशुल्क मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप जब ट्रेनिंग ले लेंगे, तो ट्रेनिंग के बाद आप महामानव बन जाएंगे। हम बस आपको महामानव बना देंगे, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। आप जब महामानव बन जाएंगे, उसके बाद फिर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, इतना शानदार करेंगे, इतना शानदार करेंगे, हो सकता है आप ही में से कोई कल को भारत का
रतन जी जो है हमारे, हाँ रतन टाटा का नाम सुना है ना, कितना अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप में से कोई रतन टाटा निकल के आ जाए, हम बस आपको महामानव बना देंगे। हो सकता हो आप में से ही कोई कल एपीजे अब्दुल कलाम बन के बाहर निकल जाए, हम आपको इतना महान बना देंगे। हो सकता है आप में से कोई स्वामी विवेकानंद बन के बाहर निकल जाए। आपका जीवन सफल हो जाएगा जब आपका निर्माण होगा, आपका परिवार का निर्माण हो जाएगा, आपके परिवार का निर्माण होगा, आपके समाज का निर्माण हो जाएगा, आपके प्रदेश का निर्माण हो जाएगा, आपके राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और जो हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि जब इस तरह से सबका निर्माण हो जाएगा तो पूरा युग निर्माण हो जाएगा। उसमें हमारा संकल्प है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तब मैं समय बहुत ना लेते हुए नीतीश भैया से अनुरोध करूंगा कि वो आए और यहाँ जो भी हमारे 18 सब संकल्प हैं उनको लोगों के सामने रखें और फिर कार्यक्रम के समापन करें। आप सभी लोग दोहराएंगे, ऐसा भी बोला जाएगा। बोले भारत माता की जय। आप लोगों ने बहुत ही विनम्र भाव से अपने शांति का परिचय दिया कि ऐसे अपने जीवन का व्यक्तित्व ही स्वयं है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व का स्वयं है। अपने पहचान से ही हम अपने घर की, अपने संस्कारों की पहचान बता सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा हम बन सकते हैं। ये बहनें जो आई हैं, चाहे भाई लोग आए हैं, ना आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको दे रहे हैं ना। और जहां भी चलने की व्यवस्था की जा रही है वह आत्म आकलन नहीं किया जा सकता, वह स्वर्ग है। मानव में देवत्व का वध है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हम क्यों भटक जा रहे हैं, क्यों बिगड़ जा रहे हैं, क्यों हमारे माँ बाप संस्कार दे रहे हैं हम उसके अनुरूप नहीं हो रहे हैं। तो उस जीवन को सीखने की वो प्रयोगशाला है, मनुष्य को देवता बनाने की एक कार्यशाला है। इसे में आइए हम लोग बैठे बैठे संकल्प लेंगे, क्योंकि आप खड़े हो जाएंगे ना तो आपस में बात करने लगते हैं। तो इसलिए बैठे बैठे ही अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और हमारे साथ साथ संकल्प दोहराने की प्रयास करेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वंचनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान,
पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहिए। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीत से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता और समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परिपूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद और विद्यालय परिवार को। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा और उसके बाद समापन करूंगा। तो सीधी सी बात है, आपके बीच में जो बातें बताई गई, इन बातों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी दुनिया, आज के लोग ध्यान सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ दो अक्षर तक सिमटे हुए हैं, डी और फिर डी। डी अर्थात बर्थ और डी अर्थात डेथ। बर्थ और मृत्यु, मतलब जन्म और मृत्यु के बीच में आपकी दुनिया है। जन्म तो हो चुका है और मृत्यु होनी है। जन्म तो पता था लेकिन मृत्यु का पता नहीं है, कब हो जाएगी। लेकिन इसके डी और डी के बीच में भी एक अक्षर है, कौन सा? सी। सी मीन्स क्या होगा? चॉइस। क्या होगा? चॉइस। अब आपको चॉइस करना है कि जो देवियों ने बताया है, जो आकाश जी ने बताया है, इसको चॉइस करते हैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, या फिर डेथ की तरफ एक एक पल आगे बढ़ेंगे। क्या चॉइस करेंगे आप बताइए? क्या चॉइस करेंगे? सी तो चॉइस करेंगे, लेकिन क्या चॉइस करेंगे? जिन्होंने बताया ये, या फिर ऐसे ही सामान्य दुनिया? क्या चाहते हैं? चॉइस क्या है आपकी? अच्छा बनना या बुरा बनना? अच्छा बनना चाहते हैं, यही चाहते हैं ना, एक श्रेष्ठ नागरिक।